पुस्तक 15 अध्याय 11 यंग फ्लेम कबीले का हमला। जी निंग ने खुशी का भाव प्रकट किया। दादाजी, आप नरक के 10 यम राजाओं में से एक हैं। पास खड़ा युची जियुए भी चौंक गया। राजा यान जोर से हंसे। इस छोटे से पुनर्जन्म चक्र में शामिल 10 यमराजों में से हम सिर्फ एक हैं। हम सिर्फ इस क्षेत्र के प्रभारी हैं जिस पर पिता क्रिम्सन राइट का नियंत्रण है। इस समय दुनिया में कई यमराज हैं। हम लगभग 1000 हैं। हालांकि ये वे 10 मूल यमराज नहीं हैं जिन्होंने पाताल लोक पर शासन किया था। ये 10 यमराज सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता के स्तर के थे। दादाजी, आप नरक के 10 यम राजाओं में से एक कैसे बन गए? युची शियुए ने उत्सुकता से पूछा। जब दाव पिता ने पहली बार पुनर्जन्म चक्र की स्थापना की तो उन्हें 10 यम राजाओं और मृतकों के प्रथम न्यायाधीश के लिए उम्मीदवारों की आवश्यकता थी और इसलिए विभिन्न लोगों ने लोगों के नाम प्रस्तावित करने शुरू कर दिए। महामहिम जिया को भी एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करना पड़ा। चूंकि मैं शाही कुल का हूँ और अभी अभी दिव्य अमर बना हूँ, इसलिए महामहिम ने मुझे यम राजा का पदभार ग्रहण करने के लिए कहा, राजा यान ने समझाया। निंग समझ गया। चूंकि वह शाही कुल का था और अभी अभी दिव्य अमर बना था, इसलिए ये समझ में आया कि उसे नर्क के 10 यम राजाओं में से एक चुना गया था। पुनर्जन्म के एक छोटे से चक्र में इस तरह के पद वास्तव में उतने उच्च दर्जे के नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से पाताल लोक में नरक के मूल 10 यम राजा पूरे त्रिलोक के सभी जीवित प्राणियों पर नियंत्रण रखते थे। उनकी शक्ति सचमुच अपार थी। जी निंग, तुम पुनर्जन्म के छोटे चक्र के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? राजा यान ने निंग की ओर देखा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। वरिष्ठ राजा यान, इस कनिष्ठ के पास एक मामला है जिसमें मैं आपकी सहायता की प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोलो, राजा यान ने कहा। शाही कबीला हमेशा से ही काफी घनिष्ठ रहा था। चूंकि ग्रैंड जिया की दुनिया में अब कई शक्तिशाली संगठन छिपे हुए थे, इसलिए दबाव के कारण शाही कबीला और भी घनिष्ठ हो गया था। चूंकि जिया सम्राट ने निंग को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नामित किया था जिससे केवल मित्रता की जा सकती है, शत्रु नहीं, और चूंकि उन्हें पूरा यकीन था कि निंग संभवतः किसी दाऊफादर का शिष्य है, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से शाही कबीले के सभी दिव्य अमरों तक ये बात फैला दी थी। अमर नियति सम्मेलन से पहले निंग के प्रति राजा यान का रवैया अब पहले से काफी अलग था। उस समय वह निंग के साथ किसी अन्य कनिष्ठ की तरह व्यवहार करता था, लेकिन अब वह निंग के साथ अपने समान स्तर का व्यवहार करता था। मुझे विश्वास है, सीनियर किंग यान, आप जानते होंगे कि मेरे पिताजी यिचुआन और मेरी माँ युची स्नो का कई साल पहले निधन हो चुका है। निंग ने कहा, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मेरे माता पिता अब कैसे हैं। इसकी जांच पड़ताल करने का क्या मतलब है? राजा यान ने निंग की ओर देखा। पुनर्जन्म के बाद उन्हें अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं रहेगी। निंग ने कहा, अगर वे अपने पुनर्जन्म के बाद अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं तो मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं बस खुद देखना चाहता हूँ कि क्या वे ठीक हैं और क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। राजा यान ने सिर हिलाया। ठीक है, यह मुझ पर छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि कुछ महीनों में मेरे पास तुम्हारे लिए जवाब होगा। कुछ महीने? निंग चौंका। क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत लंबा समय है? राजा यान हंसा। निंग ने सिर हिलाया। राजा यान ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि इन दर्जनों प्रमुख दुनियाओं और अनगिनत छोटी दुनियाओं में हर दिन कितने जीवित प्राणी मरते हैं? लेकिन मैंने सुना है कि पाताल लोक में ऐसी जांच बहुत तेजी से होती है। निंग ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्थान पाताल लोक का राज्य है। इसे स्वयं माता नुवा ने बनवाया था और इसमें जीवन और मृत्यु की अनमोल पुस्तक भी है जो स्वर्ग के ताव के साथ एक रूप है। राजा यान ने कहा, जीवन और मृत्यु की पुस्तक स्वयं की खरबों प्रतियां बना सकती है और इसलिए ये सभी जीवों के पुनर्जन्म, कर्मफल, इतिहास और जीवन को नियंत्रित करती है। लेकिन यहाँ जो है वह ताऊ पिता क्रिम्सन राइट द्वारा स्थापित पुनर्जन्म का एक छोटा सा चक्र मात्र है। हमारे पास जीवन और मृत्यु की कोई पुस्तक नहीं है, इसलिए हमारा पुनर्जन्म का छोटा चक्र वास्तव में पुराने चक्र से भी अधिक व्यस्त है। राजा यान ने कहा, दुनिया में अनगिनत मृत्युओं और पुनर्जन्मों, साथ ही कर्म के पुण्यों और पापों को दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए जादू की किताबों में हर दिन भारी मात्रा में जानकारी दर्ज करनी पड़ती है और हमारे पास केवल लगभग 100 साल की जानकारी है। इससे आगे की कोई भी जानकारी पूरी तरह से खो जाती है। पूरी तरह से खो गए? निंग स्तब्ध रह गया। ठीक है, पुनर्जन्म के 6 मार्गों के नष्ट होने से पहले के अभिलेखों की जांच करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हालांकि हम मृतकों के प्रथम न्यायाधीश कुई को ढूंढने के लिए पाताल लोक जा सकते हैं ताकि हजारों जन्मों में किसी आत्मा के इतिहास की जांच कर सकें। लेकिन हर एक व्यक्ति के बारे में जानकारी और इतिहास की मात्रा बहुत ज्यादा है। अनगिनत लाखों लोगों में मौजूद अनगिनत जीवों का पूरा इतिहास दर्ज करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम इसकी जहमत भी नहीं उठाते। राजा यान ने समझाया। दरअसल आजकल पुनर्जन्म के विभिन्न छोटे छोटे चक्रों के न्यायाधीश मृतकों की आत्माओं के पिछले जन्मों की जांच करने में समय बर्बाद करने की जहमत भी नहीं उठाते। वे सिर्फ कर्म देखते हैं, फिर सकारात्मक कर्म या नकारात्मक पाप के आधार पर तय करते हैं कि किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म पशु के रूप में होगा या मनुष्य के रूप में, और वह व्यक्ति धनवान होगा या दरिद्र। निंग अवाक रह गया। जब वह जज कुई से मिले थे तो जज कुई को तुरंत ही वह सब कुछ पता चल गया था जो उनके पिछले जीवन में उनके साथ हुआ था। लेकिन पुनर्जन्म के इस छोटे से चक्र के निर्णायक केवल कर्म और पाप को ही देखते थे। वे किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त को भी नहीं देखते थे। फिर भी इससे काम में काफी तेजी आ गई। मैं तुम्हारी तरफ से जांच पड़ताल के लिए किसी को भेजूंगा।
फिर भी तुम्हारे माता पिता से जुड़ी खास इतिहास पट्टिकाएं ढूंढने के लिए अभिलेखों के समुद्र जैसे विशाल ढेर में से खोजबीन करने में जरूर कुछ समय लगेगा, राजा यान ने कहा। शुक्रिया सीनियर, निंग ने कृतज्ञता से जल्दी से कहा। अब जाकर उसे पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति की खोज के लिए किए गए अपने अनुरोध की गंभीरता का एहसास हुआ। कई महीने तो ठीक है, वरिष्ठ पाताल लोक के मृतकों के प्रथम न्यायाधीश कुई को कहाँ पाया जा सकता है? निंग ने पूछा। तुम जज कुई को ढूंढना चाहते हो सकता है वह स्वर्ग लोक में हो या पाताल लोक में हो या कहीं और हो, राजा यान ने सिर हिलाया। जब से पुनर्जन्म के 6 मार्ग नष्ट हुए हैं, जज कुई को अब किसी खास जगह पर बांधने का कोई काम नहीं रहा। चूंकि जीवन और मृत्यु की पुस्तक उनकी रक्षा करती है, इसलिए वे जहां चाहे जा सकते हैं। अगर आप उनके ठिकाने की जांच करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको स्वर्ग लोक या पाताल लोक के अमर देवताओं से पूछना होगा। आज का दिन बहुत ही अंधकार में और उदास था। निंग ब्रांडजिया की शाही राजधानी से स्टिलवाटर कमांड्री लौट रहा था। कुछ ही महीनों में मैं जान पाऊंगी कि माता और पिता के पुनर्जन्म के बाद उनका क्या हुआ। निंग का दिल आशा से भर गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे कुशल मंगल हैं? क्या वे इस जन्म में भी अमर साधक हैं? इस नए जन्म में वे किस लोक में रह रहे हैं? क्या यह अभी भी ग्रैंडजिया है? आसमान उजाड़ और उदास था। निंग दूर एक झील की ओर उड़ चला। दूर से उसे झील के पास ही लकड़ी का घर दिखाई दे रहा था, जो उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यू नॉर्टसन का घर था। हाय, निंग ने मन ही मन आह भरी। उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई का शुरू से ही कोई परिवार नहीं था और अब उसका एकमात्र दाव साथी उस जेड ग्लोब में फंस गया था। नॉर्टसन हर दिन उस जेड ग्लोब को गले लगाता और उससे बातें करता। निंग अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई के दाव हृदय के लिए बहुत चिंतित था। अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो अंततः उसका दाव हृदय टूट सकता था, जिससे वह पागल हो सकता था और अपनी मौलिकी को नियंत्रित करने में असमर्थ हो सकता था, जिसके परिणामस्वरूप आत्मा विस्फोट और मृत्यु हो सकती थी। वह आ रहा है। झील के पास जंगली घास के बीच कमल मुद्रा में बैठे 4 दिव्य अमर कुलपतियों ने अपनी आंखें खोलकर उस आकृति को देखा जो दूर क्षितिज में प्रकट हुई थी। यह एक युवा था जो हवाओं पर सवार था। जी निंग, परेशानी का स्रोत जिसके लिए उनका यंग फ्लेम कबीला आया था, वह इतनी जल्दी आ गया। लगता है इस जी निंग का म्यू नॉर्टसन के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, पैट्रियार्क आर्किनम ने व्यंग्य किया। मैंने सोचा था कि हमें 1-2 साल इंतजार करना पड़ेगा। ईश्वर सचमुच हमारे यंग फ्लेम कबीले की मदद कर रहा है। स्वर्ग इस खतरे को खत्म करने में हमारा समर्थन कर रहा है, पैट्रियार्क डेडवुड ने भी गुर्राहट के साथ कहा। हमारा मौका आ गया है। ग्रेट क्लॉक पकड़े हुए आदमी ने भी मुस्कुराते हुए अपने होंठ फड़फड़ाए। जहां तक पैट्रियार्क इन्फेचुएशन का प्रश्न है, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की एक चमक दौड़ गई। यही उनकी सबसे अच्छी स्थिति थी। आखिरकार अमर साधक बंद कमरे में ध्यान सत्रों में जा सकते थे और बहुत लंबे समय तक उनमें रह सकते थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जी निंग को म्यू नॉर्टसन से दोबारा मिलने आने में कितना समय लगेगा। अगर उन्हें सचमुच कई साल या 1 दशक इंतजार करना पड़ा तो शायद वे नॉर्टसन को ही बंदी बना लेते। वे उसे बंधक बनाकर जी निंग को खुद को दिखाने के लिए मजबूर करते, लेकिन ऐसा करने से जी निंग को पहले ही चेतावनी मिल जाती और वह अपने दोस्तों को भी साथ ले आता, जैसे कि उस रहस्यमयी स्कूल के उसके साथी शिष्य या अमर डायनकाई जैसे लोग। इससे उनके लिए उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी तो वह बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पैट्रियार्क इन्फेचुएशन की आंखों में एक ठंडी सी चमक थी। यही हमारा सबसे अच्छा मौका है। ठीक है, अन्य 3 कुलपतियों ने भी सिर हिलाया। हमारी योजना के अनुसार कार्य करो। पैट्रियार्क आर्किनम ने दूर निंग की ओर देखा, जो लकड़ी के घर की ओर उड़ रहा था। यही समय है, हमला करो। निंग हवा में था। खुले लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों से वह नॉर्टसन को लकड़ी के घर के अंदर देख सकता था। नॉर्टसन ने जेड ग्लोब को अपने सामने मेज पर रखा था और पीते हुए उससे बातें कर रहा था। वह अभी भी यूजिया की आत्मा से बातें कर रहा है। ये देखकर निंग और भी ज्यादा दुखी और चिंतित हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपने दाव हृदय को टूटने से कैसे बचा पाएगा? नश्वरों को हताश और उदास होने की इजाजत थी, लेकिन जब अमर साधक ऐसा करते तो ये बेहद खतरनाक होता। फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स के लिए यह एक बात थी। आखिरकार अगर उनकी एलिमेंटल की भी फट जाए तो भी उनके शरीर उस क्षति को झेलने में सक्षम होंगे। लेकिन उनका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई नॉर्टसन तो बस एक की रिफाइनर था। एलिमेंटल की का एक विस्फोट ही उसे नष्ट करने के लिए काफी हो सकता था। जूनियर प्रशिक्षु भाई, निंग ने जोर से पुकारा। लकड़ी के घर में बैठे नॉर्टसन ने जेड ग्लोब उठाया। वह दरवाजे तक गया, सिर उठाया, फिर मुस्कुराया और पुकारा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। ठीक इसी क्षण रूम्बल पास से एक शक्तिशाली मगर रहस्यमयी लहर तुरंत फैल गई। सूरज की किरणों की तरह उस अजीब लहर ने नॉर्टसन, जेड ग्लोब और निंग समेत पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। निंग को लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई जोरदार झटका लगा हो, लेकिन उसका दाव हृदय अतुलनीय रूप से लचीला था। इसके अलावा उसका फेंट गॉड शरीर उसकी आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ गया था, जिससे वह और भी स्थिर हो गया था। वह स्वाभाविक रूप से इस टक्कर को झेलने में सक्षम था। अच्छा नहीं, मेरा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई। निंग चौंक गया। वह प्रहार झेलने में सक्षम था, हाँ, लेकिन क्या नॉर्टसन उसे झेल पाएगा? नॉर्टसन हाल ही में 0 स्तर पर पहुंचा था और एक पृथ्वी अमर बन गया था। उसे केवल एक अत्यंत साधारण ढीला अमर ही माना जा सकता था। क्या वह टिक पाएगा? निंग ने जैसे ही अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई की ओर नजर घुमाई, उसने देखा कि दूर वीरान मैदानों में 4 आकृतियां अचानक प्रकट हो गई थीं। चूंकि उसने बहुत पहले यंग फ्लेम कबीले के बारे में एक खुफिया रिपोर्ट पढ़ी थी, निंग चौंक गया। आकाशीय अमर मोह, आर्किनम, गोल्ड क्लॉक और डेडवुड।
4 आकाशीय अमर। ये कोर्सेंस हमला व्यक्तिगत रूप से पैट्रियार्क इन्फेचुएशन द्वारा किया गया था। इस भयानक सह इंद्रिय आक्रमण के सामने जेड ग्लोब के भीतर की स्त्री आत्मा प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थी। उसकी आत्मा आखिरकार एक वांशियांक सिद्ध की आत्मा ही थी। वह बहुत कमजोर थी, जैसे सूर्य की किरणों के नीचे बर्फ पिघल जाती है। वह वाष्पित होकर शून्य में विलीन हो गई। जिस पल वह गायब हुई, उसने म्यू नॉर्टसन को घूरा। बस उसे घूरती रही। जैसे ही नॉर्टसन को कोर्सेंस हमले का सामना करना पड़ा, उसने प्रतिरोध करने के लिए लगभग स्वचालित रूप से अपनी शक्ति को बुलाया, लेकिन उसकी आंखों के सामने जेड फंसी आत्मा जिसे वह प्यार करता था, उसके सामने शून्य में पिघल गई। नहीं, नॉर्टसन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उनमें रक्त वाहिकाएं दिखाई दे रही थीं और 2 खूनी आंसू बह निकले। उसने एक बेहद दर्दनाक और अमानवीय चीख निकाली, एक ऐसी चीख जो किसी मरते हुए जानवर की दहाड़ जैसी थी। पैट्रियार्क आर्किनम के कोर्सेंस हमले का सामना करते हुए जी निंग इसे झेलने में सक्षम थी। यूजिया की आत्मा पिघल गई और नॉर्टसन को पागलपन में भेज दिया गया। नॉर्टसन ने अपना सिर उठाया और दूर खड़े 4 अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य अमरों को घूरने लगा। उसकी आंखें पागलपन से भर गईं। ये तुम थे, तुम सब मर जाओगे। टकराना। एक विशाल पंखों वाला अमर गोलेम अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। नॉर्टसन तुरंत पंखों वाले अमर गोलेम के शरीर में विलीन हो गया और उसकी आभा तुरंत शक्ति से भर गई। निर्माणों के महागुरु और ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पहले भी इस प्रकार का पंखों वाला अमर गोलेम व्यक्तिगत रूप से बनाया था, एक महागुरु के उन्मत्त नियंत्रण में पंखों वाला अमर गोलेम सक्रिय हो गया। देखते ही देखते आसपास के क्षेत्र में तेज हवाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। आंधी ने अपने सामने मौजूद हर चीज को तहस नहस कर दिया और आंधी के भीतर काली रोशनी के कई धब्बे दिखाई दे रहे थे। उन धब्बों को देखना ही किसी व्यक्ति को गुमनामी में डूबने के लिए काफी था। पुस्तक 15 अध्याय 12 4 शक्तिशाली दिव्य अमर। उठो, लंबे दुबले पतले पैट्रियार्क आर्किनम ने ठंडी आवाज में कहा। देखते ही देखते हजारों किलोमीटर दूर से बादल उमड़ने लगे। दुनिया अंधकार में हो गई, पंचतत्व अस्त व्यस्त हो गए और अंतरिक्ष मानो बंद हो गया। उस क्षेत्र में युद्ध चाहे कितना भी भीषण क्यों न हो, किसी भी अंतरिक्षीय तरंग का बाहर आना मुश्किल था। 7 विनाशकारी वज्रवायु, एक तुच्छ शून्य स्तरीय पृथ्वी अमर के पास वास्तव में ऐसा अनमोल गोलेम है। क्या बर्बादी है। पैट्रियार्क आर्किनम ने ठंडी हंसी निकाली। तुरंत तारों की रोशनी की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी, साथ ही कई उल्कापिंड भी उड़ गए। कुल 360 उल्कापिंड तुरंत हवा में ऊंची उड़ान भर गए। ये 360 उल्कापिंड पैट्रियार्क आर्किनम की असली ताकत थे। जी निंग को मारने के लिए उसने इन्हें तुरंत बाहर निकाला था। हवा में 360 बहते तारों का भ्रम देखा जा सकता था। अनगिनत युगों से रात्रि आकाश में तारों की गति स्थिर और शाश्वत थी। जब ये भव्य संरचना प्रकट हुई, तुरंत तारों की घनी रोशनी की एक परत प्रकट हुई, जिसने प्रचंड विद्युतीय हवा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। तुम सब मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। पंखों वाला अमर गोलेम पूरी तरह उन्मत्त अवस्था में था, क्योंकि वह बार बार 7 विनाशकारी वज्रवायु छोड़ रहा था। 7 विनाशकारी वज्र पवन अत्यंत शक्तिशाली थे। अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद पैट्रियार्क आर्किनम उन्हें मुश्किल से ही रोक पाया। इतनी पवित्र 7 विनाशकारी वज्र पवन। ये गोलेम एकमात्र शून्य स्तर के पृथ्वी अमर को मुझे रोकने दे रहा है। इतने कीमती गोलेम का इस नॉर्टसन के हाथों में होना सचमुच एक बर्बादी है। अगर यह मेरे पास होता तो मेरी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती। गोलेम की शक्ति सीधे उसके उपयोगकर्ता की शक्ति से संबंधित थी। शून्य स्तर के तात्विक की या दिव्य अमर स्तर के तात्विक की द्वारा सक्रिय 7 विनाशकारी हवाओं की शक्ति में स्वाभाविक रूप से अंतर होगा। पंखों वाले अमर गोलेम पर भरोसा करके नॉर्टसन एक दिव्य अमर के स्तर की शक्ति तक पहुंच सकता है, लेकिन एक सच्चे दिव्य अमर के हाथों में शक्ति कम से कम 2 स्तरों तक बढ़ जाएगी। जैसे ही पैट्रियार्क आर्किनम ने हमला किया, दूसरे पैट्रियार्कों में से एक ने भी हमला किया। वह बुजुर्ग सफेद बालों वाला पैट्रियार्क डेडवुड था। बुजुर्ग कुलपति के हाथ मिलकर एक मुहर का रूप ले लिए और शक्तिशाली तरंगों की एक श्रृंखला धरती में विलीन होती हुई प्रतीत हुई तथा पास की घास और पेड़ों के साथ एकाकार हो गई। सच तो ये है कि पैट्रियार्क डेडवुड स्वर्गीय अमर प्राणियों में भी एक विचित्र प्राणी था, क्योंकि उनमें से अधिकांश को जादुई खजानों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। पैट्रियार्क डेडवुड अपनी युवावस्था में अपनी प्रतिभा की कमी के कारण तुच्छ समझा जाता था और कबीले ने उसे बहुत कम संसाधन दिए थे। वास्तव में वह कोई भी अच्छा जादुई खजाना प्राप्त नहीं कर सकता था। वह एक जिद्दी किस्म का प्राणी था और उसने अपना सारा ध्यान जादुई मंत्रों पर केंद्रित करने का निश्चय किया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वह एक ऐसा दांव पूरा कर पाएगा जो बाकियों से अलग था, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह और भी मजबूत होता गया। उसके युग के सभी प्रतिभाशाली असफल होकर नष्ट हो गए, जबकि वह वास्तव में अपने कष्टों पर विजय पाकर एक दिव्य अमर, और वह भी एक असाधारण, बन गया। यंग फ्लेम कुल में कुलपिता गोल्डक्लॉक, जिसने उनका सबसे अनमोल खजाना हासिल कर लिया था, भी उसके बराबर ही था। हमला। पैट्रियार्क डेडवुड के होठों से एक ही शब्द निकला, बूम 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 बूम। पल भर में दुनिया के रंग बदल गए। पास की झील हिल गई और जंगली मैदान कांप उठे। झील की सतह और जंगली मैदानों से विशाल घने लकड़ी जैसे हरे रंग के तने फूट पड़े। कुल 9 तने फूटे, जिनमें से प्रत्येक बहते हुए सुनहरे प्रकाश और प्राचीन रूनों से ढका हुआ था। 9 प्रतान आकाश में उड़ गए, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई अथाह थी। वे एक साथ पंख वाले अमर गोलेम और जी निंग की ओर प्रहार करने लगे।
इसका वर्णन करने में समय लगा, लेकिन वास्तव में नॉर्टसन द्वारा 7 विनाशकारी थंडरविंड्स को मुक्त करना, पैट्रियार्क आर्किनम द्वारा ब्लॉक करने के लिए स्टारलाइट रिवोल्यूशन संरचना का उपयोग करना तथा पैट्रियार्क डेडवुड द्वारा अपने 9 टेंड्रिल्स को मुक्त करना लगभग एक साथ ही हुआ। फुसफुसाहट। पंखों वाला अमर गोलेम 7 विनाशकारी वज्रवायु छोड़ता रहा, जबकि वह तेज गति से हवा में उड़ता रहा और प्रहार करने वाले प्रतानों से बचता रहा। प्रत्येक प्रतान स्वर्ग के स्तंभों में से एक के समान था। वे अतुलनीय रूप से मोटे और विशाल थे और वे अतुलनीय गति से चलते भी थे। पंखों वाला अमर गोलेम तेज गति से चकमा दे रहा था। जैसे ही उसने एक वार को साफ तौर पर चकमा दिया था, उस अतुलनीय रूप से विशाल प्रतान से अचानक कई शाखाएं उग आईं जो बहुत पतली थीं, लेकिन बहुत ज्यादा थीं। प्रतानों का ये सघन समूह मुख्य प्रतान से सांपों की एक श्रृंखला की तरह फूट पड़ा और पंखों वाले अमर गोलेम को तुरंत उलझाकर पकड़ लिया। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। पंखों वाला अमर लगातार 7 विनाशकारी वज्रवायु छोड़ता रहा, लेकिन तारों की रोशनी नीचे उतर आई, जिसने उसके एक बड़े हिस्से को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि 7 विनाशकारी वज्र पवनों ने कुछ छोटी शाखाओं को नष्ट कर दिया था, फिर भी नई शाखाएं जल्दी ही उगाईं। पंखों वाला अमर गोलेम प्रतानों की एक जेल में धंस गया और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह बच नहीं पाया। हमले के लिए कुल 9 टेंड्रिल्स का इस्तेमाल किया गया। उनमें से सिर्फ एक का इस्तेमाल पंख वाले अमर गोलेम को फंसाने के लिए किया गया। बाकी सभी निंग के खिलाफ थे। निंग इस समय अपराधबोध और क्रोध दोनों से भरी हुई थी। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई। निंग का हृदय अत्यंत खेद से भर गया। जैसे ही उसने 4 शक्तिशाली दिव्य अमरों को प्रकट होते देखा, उसे सब कुछ समझ आ गया। वे चारों पूरे समय यहाँ घात लगाए बैठे थे, लेकिन निंग के प्रकट होने के बाद ही उन्होंने कोई कदम उठाया। चूंकि वे सभी यंग फ्लेम वंश के थे, निस्संदेह वे उसके लिए यहाँ थे। उसका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई बस गोलीबारी में फंस गया था। उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने अपने दाव साथी की आत्मा की बहुत परवाह की थी। निंग ये बात अच्छी तरह जानता था। अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई के चेहरे पर खून के आंसू देखकर निंग का दिल दर्द से भर गया। इसके बाद क्रोध आया, अतुलनीय क्रोध। यंग फ्लेम कबीला। जब निंग ने पैट्रियार्क आर्किनम और पैट्रियार्क डेडवुड को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते देखा, तो उसने भी उसी तरह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वाह! काले वस्त्र पहने निंग उसके बगल में प्रकट हुआ। उसका असली शरीर और उसका प्राइमल ट्विन अब कंधे से कंधा मिलाकर हवा में खड़े थे। साथ ही उनके चारों ओर 300 से ज्यादा उच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुईं। अपराधबोध से ग्रस्त और क्रोधित निंग ने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली मारक प्रहार किया। महान 1000 तलवारों का गठन। चरण 4। निंग की छाती के सामने तलवार की एक बड़ी मात्रा एकत्रित हो गई, जो एक सुनहरी उड़ती तलवार में बदल गई। मार डालो। उसके असली शरीर और उसके प्राइमल ट्विन ने एक साथ क्रोधित गर्जना की। दहाड़। एक दिव्य काला अजगर प्रकट हुआ, अपना सिर उठाकर गुस्से से दहाड़ रहा था। ये ड्रैकोनिक रूप में एक सुनहरी उड़ती तलवार थी। दिव्य काला अजगर एक भयानक तीक्ष्ण आभा लिए हुए आगे बढ़ा और उससे टकराकर एक अतुलनीय रूप से मोटी प्रतान टेड्रिल आए, जिसने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मानो आकाश और धरती हिल जाएं। हालांकि दिव्य काला अजगर अतुलनीय रूप से फुर्तीला था। वह नॉर्टसन की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह प्रतान बेहद फुर्तीला भी था और उसने कई छोटी शाखाओं को जन्म दिया जो दिव्य काले अजगर को रोकने के लिए आगे बढ़ीं। हुश हुश हुश। बड़ी संख्या में छोटी छोटी शाखाएं कटकर अलग हो गईं और मोटी मुख्य प्रतान पर भी एक निशान बन गया। और फिर दरार। वह पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। निंग और उसके प्राइमल ट्विन ने तलवार प्रकाश की एक दूसरी धार प्रकट की। एक दूसरा दिव्य काला अजगर उड़कर बाहर आया। ग्रेटर 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन के चौथे चरण से उत्पन्न तलवार प्रकाश की 2 धारियों को एक साथ नियंत्रित कर रहा था। यह निंग की वर्तमान अधिकतम शक्ति थी। दहाड़। 2 दिव्य काले ड्रैगन बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े और कई प्रतानों से टकराते रहे। प्रतानों के प्रतिरोध के कारण एक दिव्य काला ड्रैगन भस्म होकर चकनाचूर हो गया, लेकिन दूसरा ड्रैगन पंखों वाले अमर गोलेम तक पहुंचने का रास्ता बनाने में कामयाब रहा। प्रतानों को चीरता हुआ गोलेम को बचा लिया। क्या? यंग फ्लेम कबीले के 4 दिव्य अमरों ने ये देखकर आंखें सिकोड़ लीं। क्या ये जी निंग वाकई इतना शक्तिशाली है? दिव्य अमरों में इसे एक बेहतरीन योद्धा माना जाएगा। सौभाग्य से ब्लड क्लाउड हॉल की हत्या के असफल प्रयास के कारण हम इस पूरे समय से जानते थे कि वह अत्यंत शक्तिशाली है और इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। फिर भी चारों दिव्य अमरों को जरा भी घबराहट नहीं हुई। 1। पैट्रियार्क डेडवुड की पलकें हल्की सी झपकी और उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी बहने लगी। जैसे ही उसने एक बार फिर एक शब्द पुकारा, हुश 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 हुश। झील और जंगली मैदानों से बड़ी संख्या में प्रतान प्रकट होने लगे। ये प्रतान पहले दिखाई देने वाले 9 विशाल प्रतानों से कहीं ज्यादा पतले थे। आकार में वे मूल प्रतानों का लगभग 1% ही थे। फिर भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और प्रत्येक प्रतान कम से कम 100 किलोमीटर लंबा था। दुनिया अचानक प्रतानों के जंगल में तब्दील हो गई थी। अनगिनत प्रतान उन्मत्तापूर्वक 9 मुख्य प्रतानों के चारों ओर लिपटने लगे। निंग के 2 दिव्य काले ड्रैगन, जो ग्रेटर 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन के चौथे चरण का उपयोग करके बनाए गए थे, केवल किनारों के आसपास ही वार कर पा रहे थे। उन्हें बार बार रोका जा रहा था और उनके पास केवल वापस लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत थी, आगे बढ़ने के लिए नहीं। वाह! निंग के साथ नॉर्टसन ने बार बार 7 विनाशकारी वज्रवायु छोड़ी, लेकिन पैट्रियार्क आर्किनम की तारों की रोशनी की भव्य संरचना ने बार बार हवा को दबा दिया।
एक अकेला व्यक्ति पैट्रियार्क डेडवुड, निंग और नॉर्थसन दोनों को दबाने में सक्षम था। यह एक सचमुच दुर्जेय दिव्य अमर की शक्ति थी। ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला पर शासन करने वाला सेनापति पैट्रियार्क डेडवुड से भी अधिक दुर्जेय था। वह निंग को पूरी तरह से दबाने और यहाँ तक कि उसे हराने में भी सक्षम था। हालांकि चूंकि वह निंग को बांध नहीं पाया, इसलिए उसे उससे समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि पैट्रियार्क डेडवुड अपेक्षाकृत कमजोर था, फिर भी वह उन दोनों को दबाने में सक्षम था। पैट्रियार्क आर्किनम के समर्थन से दोनों ने निंग के लिए ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील का इस्तेमाल करना भी असंभव बना दिया। धमाक! निंग के सामने अचानक एक ताबीज प्रकट हुआ। एक दिव्य काला अजगर उसके पास से दहाड़ता हुआ गुजरा और तलवार की रोशनी की एक मोटी लकीर ने उसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। स्टिल वाटर सिटी। दोपहर का समय था, लेकिन आसमान काफी अंधेरा और उदास था। अच्छा नहीं है, ये जी निंग है। स्टिल वाटर शहर के ऊपर आसमान में एक साथ दो आकृतियां प्रकट हुईं। पहली आकृति कुबड़ा लाठीधारी वृद्ध दिव्य अमर हंचमोट थी। दूसरी काले बालों वाली काले वस्त्र पहने अमर डायनाकाई थी। दोनों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। ये समझना होगा कि जब अमर डायनाकाई और जी निंग स्टिल वाटर के नॉर्थमोट कबीले के साथ गठबंधन करने के लिए सहमत हुए, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करने के तरीके तैयार कर लिए थे। हर किसी के पास एक दूसरे के लिए एक ताबीज था। उसे तोड़ने पर दूसरे उसे तुरंत भांप लेते। जी निंग की शक्ति बहुत प्रबल है। किस प्रकार की परिस्थिति उसे मदद मांगने पर मजबूर कर सकती है? अमर डायनाकाई को बहुत धक्का लगा। ये स्टिलवाटर कमांडरी के भीतर है, लगभग कुछ लाख किलोमीटर दूर। सेलेस्टियल इमॉर्टल हंचमोट ने मन ही मन कहा, चलो जल्दी से वहां चलें। अमर डायनाकाई के चेहरे पर गंभीरता थी। ठीक है। दोनों ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत ही वहां पहुंचने के लिए शून्य पलक तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले का सबसे शक्तिशाली सदस्य असल में वही प्राचीन बुजुर्ग था, लेकिन उसका अस्तित्व एक गुप्त रहस्य था। जब तक कोई गंभीर घटना न घटे, वह खुद को प्रकट नहीं करता था। वह तभी हस्तक्षेप करता था जब अमर हंचमोट और अमर डायनाकाई भी निंग को बचाने में असमर्थ होते थे। ग्रैंड जिया की दुनिया। पश्चिमी समुद्र में एक द्वीप पर। यह एक बंजर निर्जन द्वीप था। सच तो ये था कि ये चारों ओर से संरचनाओं की परतों से घिरा हुआ था, जिससे बाहरी लोग अंदर की सच्चाई नहीं देख पाते थे। एक द्वीप पर एक पहाड़ के भीतर एक महल के अंदर यहाँ एक युवती राजसिंहासन पर विराजमान थी। महल के बीचों बीच एक विशाल दर्पण था, एक शुद्ध यांक खजाना जिसे दिव्य भूभेदक दर्पण के नाम से जाना जाता है। यह विशाल दर्पण उस समय दूर झील के पास हो रहे युद्ध को दर्शा रहा था। यंग फ्लेम कबीले ने अपनी चाल चल दी है, युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, और दिव्य अमर मोह भी चला गया है, और वे एक उच्च स्तरीय शुद्ध यांक दिव्य महाघड़ी लेकर आए हैं। महल के अंदर 10 से अधिक स्वर्ण वस्त्रधारी दिव्य अमर देवता थे जो उस विशाल दर्पण को घूर रहे थे तथा उसके अंदर हो रहे युद्ध को देख रहे थे। जैसे ही जी निंग ने उनसे मुक्का मारा, उसे बुरा लगा। पैट्रियार्क डेडवुड और पैट्रियार्क आर्किनम अकेले ही उसे और उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को पूरी तरह से दबा पाए। ग्रेटर थाउजेंड स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन का चौथा चरण भी उन पर विजय पाने में सक्षम नहीं है। अगर मैं भी एक दिव्य अमर होता और ग्रेटर थाउजेंड स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन के चौथे चरण को सक्रिय करने में दिव्य अमर स्तर की तात्विक शक्ति का उपयोग कर पाता, तो शायद हालात अलग होते। शून्य स्तर के पृथ्वी अमरों के लिए दिव्य अमरों से लड़ना बहुत कठिन है, और इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के निंग ने ताबीज को तोड़ दिया और अपने गुरु अमर डायनाकाई और स्वर्गीय अमर हंचमोट से सहायता का अनुरोध किया। एक संदेश ताबीज। जी निंग सहायता मांग रही है, जल्दी। यंग फ्लेम वंश के चारों दिव्य अमर देवता इस युद्ध को देख रहे थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि कैसे तलवार की रोशनी वाले दिव्य काले अजगर ने अचानक एक ताबीज को तोड़ दिया था। मुझे इसे संभालने दो। हाथ में ग्रेट क्लॉक पकड़े हुए आदमी ने गुस्से से दहाड़ लगाए, फिर घड़ी वाले हाथ को लहराया। ग्रेट क्लॉक तुरंत आसमान में ऊंचा उठ गया। सूरज को रोकने वाली कई लताओं ने उसके लिए रास्ता खोल दिया, और इस तरह ग्रेट क्लॉक एक इंद्रधनुष में बदल गया जो तुरंत निंग से कुछ किलोमीटर दूर एक स्थान पर उड़ गया। वह हवा में मंडरा रहा था, उसकी सतह से धुंधली सुनहरी रोशनी निकल रही थी। सुनहरे ग्रेट क्लॉक को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करके इस उच्च स्तरीय शुद्ध यांक कलाकृति को सक्रिय कर दिया। यह एक ऐसी कलाकृति थी जो यंग फ्लेम कबीले के पास पंगु की दुनिया के युग में आई थी। यह अनगिनत वर्षों से चली आ रही थी, और यह उन कलाकृतियों में से एक थी जो पूरे कबीले की रक्षा के लिए बनाई गई थी। क्लैंग। सुनहरी घड़ी ने अचानक एक बजने वाली आवाज निकाली। घड़ी की आवाज धीरे धीरे फैलती गई। सुनहरी बड़ी घड़ी का आधार सीधे निंग की ओर था, और जैसे ही घड़ी की घंटी बजी, उसके चारों ओर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली सुनहरी लहरों के घेरे दिखाई देने लगे। वृत्त नीचे की ओर फैल गए, जबकि पास की प्रतानें तेजी से पीछे हट गईं, जिससे उनके लिए रास्ता बन गया, तथा धीमी गति से चलने वाली प्रतानें तुरंत धूल में बदल गईं। प्रकाश की सुनहरी लहरें बहुत तेज गति से चल रही थीं। जब तक निंग ने उन्हें देखा, वे लगभग उसके पास पहुंच ही गई थीं। सावधान, निंग ने चौंक कर कहा, और पास में खड़े काले वस्त्रधारी निंग को तुरंत हवा में गायब होने को कहा। क्लैंग। प्रकाश की सुनहरी लहरों ने एक दिव्य काले ड्रैगन को चकनाचूर कर दिया, फिर निंग के शरीर की ओर प्रहार किया, जिससे एक बार फिर धीमी घंट घंट की आवाज निकली। निंग को ऐसा लगा जैसे अनगिनत भारी हथौड़े उसके शरीर पर टूट रहे हों। पास ही खड़ा म्यू नॉर्थसन, जो पंखों वाले अमर गोलेम को नियंत्रित कर रहा था, भी हमले से आंशिक रूप से घायल हो गया। पंखों वाला अमर गोलेम तुरंत ही उड़कर गिर पड़ा और नियंत्रण खो बैठा।
ठीक इसी समय 9 अतुलनीय रूप से विशाल मुख्य प्रतानों में से 2 पंखों वाले अमर गोलेम की ओर सर्पाकार रूप से बढ़े। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई निंग ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली 300 मीटर तक बढ़ गई और उसने कलाबाजी करते हुए पंखों वाले अमर गोलेम को पकड़ लिया। विरोध मत करो। वह तुरंत पंखों वाले अमर गोलेम को अपने गतिशील अमर निवास में वापस ले आया। सुनहरी घड़ी के प्रकट होने से प्राइमल ट्विन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि पंखों वाला अमर गोलेम पहले से ही स्टारलाइट क्रांति से निपटने में काफी मुश्किल महसूस कर रहा था। अब उसके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। निंग के पास बस यही विकल्प था कि उसका प्राइमल ट्विन और उसका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई दोनों ही फिलहाल पीछे हट जाएं और उसका असली शरीर वहीं अकेला खड़ा रहे। हा हा हा। सुनहरी घड़ी को नियंत्रित करने वाला आदमी जोर से हंसा। मेरी दिव्य घड़ी प्रकट हो गई है। अब तुम्हारे लिए मृत्यु ही एकमात्र परिणाम है। कितनी भयानक शक्ति। निंग का दिल सदमे से भर गया। पैट्रियार्क डेडवुड और पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। पैट्रियार्क डेडवुड नियंत्रण, दमन और बंधन पर केंद्रित था, जबकि पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक अपरिष्कृत शक्ति और सीधे सीधे कुचलने पर। सच कहूं तो जहां तक जी निंग का सवाल है, पैट्रियार्क डेडवुड उसके लिए ज्यादा बड़ा खतरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब वह उन प्रतानों से बंध जाता और प्रतिबंधित हो जाता तो उसके लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता, भले ही उसने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया हो। डोंग डोंग डोंग। आसमान में सुनहरी घंटियां बज उठीं और शक्ति की सुनहरी लहरें बार बार निंग की ओर टकराने लगीं। अब तक निंग ने अपनी 300 से ज्यादा अमर तलवारें पूरी तरह से वापस ले ली थीं। उसने अपनी दिव्य शक्ति 3 सिर 6 भुजाएं का प्रयोग कर लिया था और अवरोध के लिए अपनी 6 शक्तिशाली हथेलियों पर निर्भर था। प्रकाश की सुनहरी लहरें बुझ गईं, लेकिन निंग पूरी तरह से सुरक्षित थी। हम्फ। पैट्रियार्क आर्किनम ने स्टारलाइट रिवॉल्यूशन को हमला करने के लिए नियंत्रित किया, लेकिन निंग ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसे अपनी इच्छानुसार अपने शरीर पर गिरने दिया। हुश हुश हुश। भारी संख्या में प्रतान टूटकर गिर पड़े। अब जाकर निंग ने चीजों को गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने अपनी दिव्य क्षमता 9 स्वर्गों की अस्पष्ट पवन का प्रयोग किया, मानो हवा के झोंके में बदल गया हो। वह कभी कभी बहता हुआ और सौम्य होता, लेकिन कभी कभी अपनी हरकतों में क्रूर और क्रूर। वह अप्रत्याशित ढंग से प्रतान के बीच से गुजरता रहा, जबकि उसकी 6 भुजाएं तारों को पकड़ने वाले हाथ का इस्तेमाल कर रही थीं। अपने हाथों में अलौकिक शक्ति के साथ, जो शुद्ध यान के खजानों के बराबर थी, उसने अपनी हथेलियों से हर दिशा में वार किया। धमाक धमाक धमाक। कमजोर प्रतान और लताएं धूल में उड़ गईं। केवल मोटी प्रतान ही प्रतिरोध करने में सक्षम थीं, और उसकी 9 स्वर्गों की अस्पष्ट हवा के कारण निंग बहुत ही फुर्तीला रहा और आसानी से बच निकला। ये कैसे हो सकता है? असंभव। पैट्रियार्क आर्किनम और पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक दोनों ही हैरान रह गए। निंग के सामने उनके हमले वाकई बहुत कमजोर थे। पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक खास तौर पर हैरान था। उसकी ताकत पैट्रियार्क डेडवुड के बराबर ही थी, लेकिन निंग उसके हमलों का पूरी तरह से सामना करने में सक्षम था और घड़ी के वार से प्रेरणा लेकर अपनी गति भी बढ़ा सकता था। मेरा ये सुनहरा महाघड़ी असाधारण शक्तियों वाला एक उच्च स्तरीय शुद्ध यान खजाना है। स्वर्गीय अमर भी इसका सामना करने का साहस नहीं कर सकते। अगर कोई शून्य स्तर का राक्षस भी इसका सामना करे तो उसका एकमात्र परिणाम मृत्यु ही होगी। कुलपति गोल्डक्लॉक को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पास अवश्य ही कोई सुरक्षात्मक खजाना होगा। पैट्रियार्क आर्किनम ने कहा, अगर वह ऐसा करता भी तो एक बार जब उस पर मेरी सुनहरी घड़ी का हमला होता तो उसकी शक्ति तुरंत खत्म हो जाती। पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक को सचमुच इस पर यकीन नहीं हो रहा था। पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक के आक्रमण के बाद 4 शक्तिशाली दिव्य अमरों में से अंतिम पैट्रियार्क इन्फेचुएशन ने भी पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया। पैट्रियार्क इन्फेचुएशन के आसपास के क्षेत्र में प्रकाश के ठंडे गोले प्रकट होने लगे। ये ठंडे प्रकाश के गोले हजारों की संख्या में उसके चारों ओर लटक रहे थे और उनकी सतह पर बहते हुए रून दिखाई दे रहे थे। बहते हुए रून आपस में जुड़कर एक अतुलनीय गहन संरचना का निर्माण कर रहे थे। गड़गड़ाहट। पैट्रियार्क इन्फेचुएशन के 3000 मीटर के भीतर का क्षेत्र पूरी तरह से जमी हुई बर्फ की दुनिया में तब्दील हो गया था। हर जगह जमी हुई बर्फ थी। कुलपति इन्फेचुएशन जमी हुई बर्फ से बने एक टावर के शिखर पर खड़े थे, मानो बर्फ की इस छोटी सी दुनिया के एकमात्र सम्राट हों। काट। कुलपति मोह ने दूर खड़े जी निंग की ओर देखा, जो सुनहरी घड़ी और विशाल प्रतानों के प्रहारों से बचकर भाग रहा था। उसने उसकी ओर इशारा किया। देखते ही देखते इस छोटी सी जमी हुई दुनिया की आधी से ज्यादा बर्फ एक जगह इकट्ठा होने लगी और जमी हुई बर्फ की एक विशाल तलवार बन गई। ये किसी जल्लाद के ब्लेड जैसा था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ब्लेड था, हैंडल नहीं। इस विशाल जल्लाद की जमी हुई बर्फ की तलवार ने तुरंत आसमान चीरते हुए सीधे जी निंग की ओर वार किया। निंग, जो वर्तमान में 9 स्वर्गों की अस्पष्ट हवा का उपयोग कर रहा था, ने अपना सिर उठाया और देखा कि विशाल जल्लाद का बर्फ का ब्लेड उस पर गिर रहा है। ठंडा। उसे दिल चीर देने वाली ठंड का एहसास हुआ। जल्लाद का ब्लेड उस पर गिरने से पहले ही निंग ने उसे घूरते हुए अपने दिल में एक ठंडा दर्द, दुख और डर महसूस किया। यह एक ऐसा डर और दर्द था जो जल्लाद के ब्लेड को देखकर स्वाभाविक रूप से महसूस होता है। क्या अजीब ब्लेड है। निंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत गुस्से से दहाड़ लगाए। भाड़ में जाओ। निंग के 2 विशाल हाथ सीधे ऊपर की ओर मुक्का मार रहे थे, मानो पंगु आकाश को ऊपर धकेल रहा हो। एक चीनी पौराणिक कथाओं के अनुसार आकाश और पृथ्वी ब्रह्मांडीय अंड में एक अविभाज्य इकाई हुआ करते थे।
ब्रह्मांड की रचना करते समय पंगु ने सचमुच आकाश को पृथ्वी से दूर उठा लिया था, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। विशाल बर्फीले जल्लाद का ब्लेड टूटकर नीचे आ गिरा। टकराना, जल्लाद का ब्लेड निंग के 2 हाथों से टकराया। निंग उस प्रहार की शक्ति से नीचे की ओर ऐसे गिरा जैसे कोई उल्कापिंड जमीन में धंस गया हो। निंग पर इससे पहले कभी इतना भयानक प्रहार नहीं हुआ था। ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला में भी उसे कभी इतना विनाशकारी प्रहार नहीं झेलना पड़ा था। क्या वह मरा नहीं? कुलपिता मोह को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी यह युक्ति, जिसका इस्तेमाल उसने तीनों लोकों में विचरण और प्रभुत्व के लिए किया था, जी निंग को मार नहीं पाई थी। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि स्वर्ग श्रेणी के कुछ जादुई खजाने भी पल भर में उड़ जाते। कोई भी सुरक्षात्मक वस्तु इतने लंबे समय तक टिक नहीं सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने शरीर का इस्तेमाल उसे रोकने के लिए कर रहा हो? 8-9 रहस्यमय कला। कुलपति मोह अचानक चौंक गया जब उसने इस संभावना के बारे में सोचा। कुछ ही पल बाद उसे यकीन हो गया कि यह बात सच थी। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि निंग ने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लड क्लाउड हॉल द्वारा निंग पर पहली बार किए गए जानलेवा हमले के बाद ब्लड क्लाउड हॉल ने वास्तव में कीमत को कई गुना बढ़ाने का साहस किया था। इससे पता चलता था कि निंग शायद सिर्फ किसी सुरक्षा खजाने पर निर्भर नहीं था, सिर्फ 8-9 रहस्यमय कला ही सही थी। तो क्या हुआ अगर उसके पास 8-9 रहस्यमय कला है? वह अभी भी शून्य स्तर पर ही है। वह हम 4 दिव्य अमरों के संयुक्त हमलों से बच नहीं पाएगा। पितृपुरुष मोह ने तुरंत मन ही मन बाकी तीनों को संदेश दिया। बहुत संभव है कि इस जी निंग ने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया हो। डेडवुड, उसे बांधने पर ध्यान दो। गोल्ड क्लॉक, उसे अपनी सुनहरी महाघड़ी में खींच लो और उसे उसके भीतर दबाकर रखो। ठीक है, ठीक है। उस जमे हुए जल्लाद के ब्लेड के जोर से निंग नीचे की ओर गिर पड़ा। सरसराहट। तुरंत विशाल रतन की बेलें घूमती हुई उसकी ओर आईं। अच्छा नहीं, उस काटने की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह उन मोटी रतन की लताओं में फंसने और उलझने ही वाला था। निंग ने दांत पीस लिए। धमाका। जैसे ही निंग जमीन पर उतरा, उसका शरीर अचानक 2 टुकड़ों में बंट गया और 2 अलग अलग शरीरों में बंट गया। दोनों निंग ने अपनी हथेलियां एक दूसरे पर पटकी और एक जोरदार धमाके के साथ उस झटके के वेग से एक दूसरे को तेज गति से दूर उड़ा दिया। नीचे से अपनी ओर आ रहे कई कुंडलियों से बचते हुए उसने अपना शरीर विभाजित कर लिया। वह मरना चाहता है। कुलपति डेडवुड ने ठंडी हंसी निकाली। हालांकि क्लोन के इस तात्कालिक निर्माण ने उसे उस जाल से बचने में मदद की थी, लेकिन अब दोनों क्लोन शरीर बहुत कमजोर हो जाएंगे। आखिरकार दोनों शरीरों में मूल शरीर की प्रत्येक कोशिका में समाहित आत्मा का केवल आधा हिस्सा ही होगा और इसलिए किसी भी तलवारबाजी की शक्ति भी नाटकीय रूप से कम हो जाएगी। यहाँ तक कि 9 स्वर्गों की अस्पष्ट वायु की जटिलता और प्रभाव भी कम हो जाएगा। ये सब कमजोरियां थीं और जब किसी क्लोन को नष्ट कर दिया जाता था तो उस विशेष क्लोन के भीतर की दिव्य शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती थी। धमाका। एक निंग अचानक फट गया। भागते हुए दूसरे निंग की शक्ति तुरंत आसमान छूने लगी। बड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति उसमें लौट रही थी और उसकी दिव्य आत्मा भी तेजी से ठीक हो रही थी। दैत्यदेव शरीर शोधक, जब तक उनकी दिव्य शक्ति समाप्त नहीं हो जाती वे रक्त की एक बूंद से भी पुनर्जीवित हो सकते थे। काफी निर्णायक। अपने छोटे से बर्फीले साम्राज्य में जमी बर्फ की मीनार पर खड़े कुलपति इन्फेचुएशन ने ठंडी हंसी देखते हैं तुम कितनी बार खुद को विस्फोट कर सकते हो। उसने एक बार फिर इशारा किया। तुरंत ही उस विशाल जमे हुए जल्लाद का ब्लेड एक बार फिर घूम गया और तेजी से निंग के ऊपर हवा में आ गया। निंग ने अपने दांत पीस लिए। वह सब करने की क्या आवश्यकता थी? इससे पहले उसने अपने शरीर को तुरंत 2 क्लोनों में विभाजित कर दिया था, फिर अपनी दिव्य शक्ति का कुछ हिस्सा वापस पाने के लिए एक क्लोन का आत्मा विस्फोट किया था, लेकिन इसमें भी उसकी बहुत सारी दिव्य शक्ति खर्च हो गई थी। उस एक आत्मा विस्फोट ने निंग की कुल शक्ति का 20 या 30% पहले ही समाप्त कर दिया था। यह उसकी शक्ति के क्षय की दर युद्ध के समय की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। 3 या 4 और आत्मा विस्फोट के बाद वह समाप्त हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? निंग घबराने लगा। अपनी मोबाइल अमर संपत्ति में छिपकर और ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील का इस्तेमाल करके बच निकलना। ये देखने में तो अच्छा उपाय था, लेकिन खतरनाक भी था। क्या उसकी गतिशील अमर संपदा दिव्य अमर मोह और अन्य 3 के हमलों का सामना कर पाएगी? हालांकि उसकी गतिशील अमर संपदा को अमर संपदा कहा गया था, लेकिन वास्तव में ये कोई अमर श्रेणी का जादुई खजाना नहीं था। अगर ऐसा होता तो निंग उसे पहले बांध नहीं पाता। इस प्रकार के खजाने गतिशील तो होते थे, लेकिन उनमें कोई खास रक्षात्मक शक्ति नहीं होती थी। ये लगभग स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजानों के बराबर था। ब्लड क्लाउड हॉल के बाद सरपेंट के विरुद्ध निंग को लगा था कि यह थोड़े समय के लिए ही प्रतिरोध कर सकता है, लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली दिव्य अमर मोह के सामने, जिसे 3 और दिव्य अमरों द्वारा सहायता दी जा रही थी, ये तुरंत ही नष्ट हो सकता था। पुस्तक 15 अध्याय 14 रक्त सागर की तरह अथाह झगड़ा। उजाड़ मैदानों के ऊपर आसमान में अचानक एक स्थानिक लहर उभरी। उस स्थानिक लहर से 2 आकृतियां उभरी, एक लाठीधारी दिव्य अमर हंचमोट और एक काले वस्त्रधारी काले बालों वाली अमर डायनकाई। यह आगे है, लेकिन उस क्षेत्र को कवर करने वाली एक संरचना है। दिव्य अमर हंचमोट और अमर डायनकाई ने तुरंत अपनी सह इंद्रिय मुक्त कर दी और उसका उपयोग करके हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया। वे स्वाभाविक रूप से उस विशाल संरचना का पता लगाने में सक्षम थे। यंग फ्लेम कबीले के 4 दिव्य अमरों ने यहाँ जो संरचनाएं स्थापित की थीं, वे उनके मुख्यालय की रक्षा के लिए नहीं थीं,
स्वाभाविक रूप से वे उनके लिए बहुत अधिक कीमत नहीं चुकाते। ये संरचनाएं केवल दुश्मनों को रहस्यमय बनाकर उन्हें फंसाने, स्थानिक तरंगों को रोकने और दुश्मनों को भागने के लिए शून्य पलक तकनीक का उपयोग करने से रोकने के लिए थीं। वे एक दृढ़निश्चयी दिव्य अमर की सह इंद्रिय को पूरी तरह से अवरुद्ध करने में असमर्थ थे। जी निंग दोनों अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि 3 सिर और 6 भुजाओं वाला निंग उस भव्य संरचना के भीतर 4 शक्तिशाली दिव्य अमरों के बार बार हमलों से पीड़ित हो रहा था। पैट्रियार्क आर्किनम ने स्टारलाइट क्रांति का उपयोग निंग की गतिविधियों पर बार बार नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए किया। पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक अपने शीर्ष ग्रेड शुद्ध यान ग्रेड क्लॉक का उपयोग करके निंग को फंसाने और दबाने का प्रयास कर रहा था। कुलपति मोह हर प्रहार के साथ अपनी लघु जमी हुई दुनिया की पूरी शक्ति को उन्मुक्त कर रहा था, निंग को अचेत कर रहा था और उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दे रहा था। वह वास्तव में एक सर्वोच्च दिव्य अमर था। कुलपति डेडवुड निंग को बांधने और संकुचित करने के प्रयास में अनगिनत प्रतानों और लताओं को नियंत्रित कर रहे थे। यद्यपि उसके पास 8-9 रहस्यमय कला थी, निंग को शरीर पृथक्करण पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसके बाद आत्मविस्फोट हुआ, कुछ ऐसा जिसे वह बहुत लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं था। जल्दी करो और इस संरचना को तोड़ दो। दिव्य अमर हंचमोट हैरान और चिंतित था। डायनके, यह विशाल संरचना मुख्यतः अंदर की ओर केंद्रित है और बाहरी हमलों का ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर सकती। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो हम अपनी पूरी ताकत से इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है। अमर डायनकाई भी उन्मत्त थी। चल दर। अमर डायनकाई ने दूर से इशारा किया। अचानक 5 अमर तलवारें कहीं से प्रकट हुईं, जो आकाश को चीरती हुई प्रकाश के 5 चमकदार इंद्रधनुषों में बदल गईं। हर एक तलवार एक विशाल पर्वत का भ्रम पैदा कर रही थी और कुछ ही क्षणों बाद वे 5 भ्रमकारी पर्वत आपस में जुड़ गए और 5 चोटियों वाली एक विशाल पर्वत में बदल गए। ये 5 चोटियां अलग अलग रंगों वाली 5 उंगलियों जैसी थीं, जो पूरी तरह से विनाश का इरादा लिए हुए थीं। 5 तत्वों की तलवार, मामूली 5 तत्वों का विनाश। पर्वतारोहण। दिव्य अमर हंचमोट ने भी एक धीमी गर्जना की। कुल 9 विशाल सील कहीं से प्रकट हुई, जिनमें से प्रत्येक तेज गति से उड़कर एक विशाल पर्वत में परिवर्तित हो गईं। ये 9 विशाल पर्वत दिखने में अलग अलग थे, कुछ ऊंचे, कुछ छोटे और कुछ तीखे। वे अमर डायनकाई की तलवारों से बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि वे भ्रामक नहीं थीं, बल्कि वे 9 सच्ची पर्वत चोटियां थीं। इसके अलावा 9 सच्चे पर्वतों के चारों ओर कई भ्रामक पर्वत भी दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर ऐसी 81 भ्रामक पर्वत चोटियां दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पर्वत श्रृंखला टूटकर गिर रही हो। सेलेस्टियल इमोर्टल हंचमोट का उपनाम हंचमोट इसलिए रखा गया क्योंकि वह अपनी इस सर्वोच्च क्षमता माउंटेन ब्रिंगर तकनीक पर भरोसा करता था। तलवार की रोशनी वाला भ्रामक 5 शिखर वाला पर्वत विनाश की आभा बिखेर रहा था, जबकि 9 वास्तविक पर्वत शिखर अपने साथ 81 भ्रामक पर्वत शिखरों को लेकर आए थे, जो बलपूर्वक नीचे गिर रहे थे। दोनों एक साथ जुड़ गए और दिव्य अमरों द्वारा पूरे क्षेत्र में फैलाए गए स्वरूप के झंडे तुरंत चकनाचूर हो गए। यहाँ तक कि उजाड़ मैदानों पर भी बड़े बड़े दांतेदार निशान उभर आए। दोनों ही व्यक्ति अपनी शक्ति में असाधारण थे। अमर डायनकाई 6-9 सेट वज्र क्लेश झेलने के बाद एक दिव्य अमर बन गया था। उसकी तलवार कला लघु पंचतत्व संहार निंग की अपनी तलवार कला से भी उच्च स्तर की थी। इसके अलावा वह अपनी तकनीक को अंजाम देने के लिए 5 उच्च स्तरीय अमर श्रेणी की उड़ती तलवारों का इस्तेमाल कर रहा था। निंग का महान सहस्त्र तलवार संरचना का चौथा चरण तलवार कला के मामले में शायद उसके गुरु की तकनीकों के बराबर ही था, लेकिन अमर डायनकाई अब एक दिव्य अमर था। स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ति बहुत अधिक थी, क्योंकि वह दिव्य अमर स्तर की शक्ति का उपयोग कर रहा था। जहां तक सेलेस्टियल इमोर्टल हंचमोट का प्रश्न है, वह भी पैट्रियार्क डेडवुड और पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक के समान स्तर का था। वह भी निंग से अधिक शक्तिशाली था और उन दोनों ने अभी अभी सेनाएं मिला ली थीं। स्वाभाविक रूप से वे उस भव्य संरचना को पूरी तरह से ध्वस्त करने में सक्षम थे। अच्छा नहीं है, हमारा गठन नष्ट हो गया है। नए लोग नॉर्थमोट कबीले के हंचमोट और ब्लैक व्हाइट कॉलेज के अमर डायनकाई हैं। पैट्रियार्क आर्किनम ने उन्मत्त होकर संदेश भेजा। मोह, अब हमें क्या करना चाहिए? पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक ने भी एक उन्मत्त मानसिक संदेश भेजा। धिक्कार है। कुलपति मोह के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। उसने दूर खड़ी जी निंग को घूरा, जो ज्यादा से ज्यादा समय खरीदने की कोशिश में बेतहाशा कई तनों से बच रही थी। उसने जो देखा उससे वह हार मानने को और भी अनिच्छुक हो गया। हालांकि जी निंग ने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उसकी नींव बहुत कमजोर थी। कुलपति मोह को अब यकीन हो गया था कि अगर उन चारों को थोड़ा और समय दिया जाए तो वे जी निंग को दबाकर दिव्य महाघड़ी में फंसा सकते हैं। एक बार उस शीर्ष श्रेणी के शुद्ध यान खजाने में फंसने और दबा दिए जाने पर सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता भी बच निकलने में असमर्थ होंगे। जी निंग की तो बात ही छोड़िए, लेकिन निश्चित रूप से एक सच्चा अमर या स्वर्ग का देवता इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह स्वयं को इसके भीतर फंसने दे। गड़गड़ाहट। तलवार की रोशनी वाला 5 शिखर वाला पर्वत अतुलनीय रूप से भयंकर आभा लिए हुए था। 9 सच्चे पर्वत अपने साथ अनेक भ्रामक पर्वतों को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। कुलपति इन्फेचुएशन उन्मत्त और क्रोधित दोनों थे। वे जीत के बहुत करीब थे। हालांकि वह जानते थे कि दिव्य अमर हंचमोट और अमर डायनकाई के प्रकट होने का मतलब था कि अब वे जी निंग को दबा नहीं सकते। आखिरकार जी निंग ने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया था। वे उसे मार नहीं सकते थे और केवल उसे दबा और फंसा सकते थे।
अब उनके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक समय नहीं था। चले जाओ, पैट्रियार्क इन्फेचुएशन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। चलो चलते हैं। धिक्कार है। पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक और पैट्रियार्क डेडवुड भी इसी तरह हार मानने को तैयार नहीं थे। अगर हमारे पास बस कुछ और पल होते तो जीनिंग का अंत हो जाता। पैट्रियार्क आर्किनम भी अविश्वसनीय रूप से निराश था। दिव्य अमर मोह, यह मेरा क्षेत्र है, स्टिल वाटर कमांड्री। ऐसा करके तुम्हारा यंग फ्लेम कबीला सचमुच हमारे नॉर्थमोट कबीले के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहा है। दिव्य अमर स्तर की शक्ति से समर्थित एक मधुर आवाज ने तुरंत आसपास के क्षेत्र के हर इंच को हिला दिया। लाठी लिए कुबड़ा बूढ़ा और काले वस्त्र पहने काले बालों वाला आदमी पहले ही उनके साथ साथ उनकी ओर बढ़ने लगे थे। हम्फ, यंग फ्लेम कबीले के 4 दिव्य अमर उनसे बात करने की भी जहमत नहीं उठा सके। वे सभी तेज गति से पीछे हट गए, दूर क्षितिज में गायब हो गए। वे काफी आसानी से भाग निकले। जी निंग, दिव्य अमर हंचमोट और अमर डायनाकाई उसके पास उड़कर आए। वरिष्ठ हंचमोट, गुरुजी। निंग उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। क्या हुआ? यंग फ्लेम कबीले के 4 दिव्य अमर तुम पर हमला करने के लिए एकजुट हो गए। अमर डायनाकाई बेहद चिंतित थी, जबकि पास में ही मौजूद दिव्य अमर हंचमोट भी मन ही मन सदमे में था। चारों दिव्य अमर अत्यंत शक्तिशाली थे। तार्किक रूप से कहें तो किसी थोड़े कमजोर दिव्य अमर को तो तुरंत ही मार दिया जाना चाहिए था। हालांकि जी निंग उनके आने तक डटी रही। वे पिछले कुछ समय से मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार उन्होंने मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यू नॉर्थसन के घर पर जाल बिछा दिया है। मेरा इंतजार कर रहे हैं। निंग का मन अपराधबोध से भर गया। जूनियर प्रशिक्षु भाई, उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसके दाव साथी की आत्मा, नष्ट हो चुकी थी। निंग को नहीं पता था कि उसका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई इस समय क्या सोच रहा होगा। निंग को मारने की इस कोशिश में उसका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो उसके मना करने पर मैं उसे जबरदस्ती स्वेलो माउंटेन ले जाता। निंग अंतहीन पछतावे से भर गया। चूंकि उसका छोटा प्रशिक्षु भाई इस जगह के लिए तरस और प्यार से भरा हुआ था, इसलिए वह निंग के सुझावों को सुनने को तैयार नहीं था, चाहे निंग कुछ भी कहे। इसके अलावा चूंकि निंग को लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि नॉर्थसन इस जगह लौट आया है, और चूंकि नॉर्थसन के पास पंखों वाला अमर गोलेम भी था, इसलिए उसने अपने छोटे प्रशिक्षु भाई को अपने साथ वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया। मेरा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई अभी अभी लौटा है। यंग फ्लेम कबीले को कैसे पता चला? निंग मन ही मन सोच रहा था। जी निंग, आपने एक जूनियर प्रशिक्षु भाई की बात की थी? अमर डायनाकाई ने जल्दी से पूछा। हाँ, म्यू नॉर्थसन। निंग ने सिर हिलाया। तुमने उसे ढूंढ लिया? अमर डायनाकाई चौंक गई। मैंने उसे ढूंढ लिया है। चलो पहले वापस चलते हैं, यहाँ नहीं रुकते। निंग ने आसपास के इलाके पर नजर डाली, यहाँ तक कि उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई द्वारा बनाया गया लकड़ी का घर भी इस लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वह पिछली लड़ाई बस बहुत ही उन्मत्त थी। निंग, अमर डायनाकाई और स्वर्गीय अमर हंचमोट सबसे पहले स्टिल वाटर सिटी लौटे। कुछ मामलों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद अमर डायनाकाई भी सहमत हुए। तुम्हारी बातों के आधार पर ब्लड क्लाउड हॉल द्वारा तुम्हारी हत्या का प्रयास संभवतः यंग फ्लेम कबीले के कहने पर किया गया था। अब जब उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से हटाने का प्रयास किया है तो वे शायद इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। सहमत। जी निंग, अपनी वर्तमान शक्ति को देखते हुए तुम अभी यंग फ्लेम कबीले का सामना नहीं कर पा रही हो। तुम्हें इंतजार करते रहना होगा और इसे सहना होगा। दिव्य अमर बनने के बाद तुम्हारे अवसर और भी बढ़ जाएंगे, दिव्य अमर हंचमोट ने भी आग्रह किया। निंग अफसोस और नफरत से भर गया। प्रतीक्षा करें और सहन करें। उसे और कितने समय तक इंतजार और सहन करना था? अतीत में उसकी मां ने ये जानने का बोझ खुद उठाया था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वह उसे ये बताने को तैयार नहीं थी कि उनका दुश्मन यंग फ्लेम कबीला है, क्योंकि उसकी नजर में उसका बेटा बदले से ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा वह डरी हुई थी। यंग फ्लेम कबीला वाकई बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसका बेटा ऐसे प्राचीन कबीले से लड़ेगा जो ग्रैंड जिया की पूरी दुनिया के शीर्ष 10 कबीलों में से एक था। जब यंग फ्लेम कबीला उसे खोज रहा था और यहाँ तक कि जी कबीले को स्वेलो माउंटेन में फंसा दिया था, तब निंग को सहने और अपना समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जब उन्होंने ग्रैंड जिया की शाही राजधानी के भीतर उसकी हत्या करने का प्रयास किया था, तब भी निंग ने इंतजार किया और सहन किया था। उन्होंने कभी भी उनके खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की। दरअसल माउंट इनहॉट से लौटने के बाद भी निंग इंतजार करता रहा और समय का इंतजार करता रहा, क्योंकि उसे यंग फ्लेम कबीले से निपटने की अपनी क्षमता पर जरा भी भरोसा नहीं था। स्टिल वाटर का नॉर्थमोट कबीला पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, तो फिर यंग फ्लेम कबीले का क्या? आज जो 4 दिव्य अमर प्रकट हुए थे वे पहले से ही अविश्वसनीय रूप से भयानक थे, और शायद यंग फ्लेम कबीले की पूरी शक्ति इतनी नहीं थी। निगल पर्वत, स्वेलो माउंटेन पर लौटने के बाद ही निंग ने अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को रिहा किया। यंग फ्लेम कबीला, यंग फ्लेम कबीला, यंग फ्लेम कबीला। एक घर के अंदर पीड़ा से भरी, पागल कर देने वाली गुर्राहटों की एक श्रृंखला सुनाई दे रही थी। आसपास के नौकर नौकरानियों ने जब यह आवाज सुनी तो उनके दिल कांप उठे। इस घर के चारों ओर बहुत पहले से एक भव्य घेरा बना हुआ था, जिसके कारण नॉर्थसन बचकर निकलने में पूरी तरह असमर्थ था। निंग दालान में खड़ा होकर हृदय विदारक गुर्राहटें सुन रहा था। वह भव्य संरचना से गुजरा। वह कमरे में गया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। वह अंदर गया। कमरे के भीतर म्यू नॉर्थसन पागलों की तरह घुटनों के बल बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और पहले से भी ज्यादा सफेद। उसने निंग की तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई,
नॉर्टसन का चेहरा पीड़ा से तमतमा गया था। उसकी आंखें लाल थीं और उसने भारी स्वर में कहा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं यंग फ्लेम कबीले को मार डालूंगा, उन्हें मार डालूंगा, उन सबको मार डालूंगा। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं उनसे सब कुछ छीन लूंगा, उनका सर्वनाश कर दो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मुझे बाहर निकालो, ये सब मेरी गलती थी। निंग अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई के पास गया, फिर खुद भी घुटनों के बल बैठ गया और अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई का हाथ लगातार कांप रहा था। निंग बहुत अधिक अपराध बोध से भर गया। ये सब उसके और यंग फ्लेम कबीले के बीच के झगड़े की वजह से हुआ था। उसका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई भी इसमें घसीटा गया था। यह आपकी गलती नहीं है वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, ये यंग फ्लेम कबीले का काम था, नॉर्टसन ने भारी आवाज में कहा। मैं बदला लूंगा, उन्हें मार डालूंगा, जितना ज्यादा मारूंगा उतना अच्छा होगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? क्यों? रुको, कुछ दिन और रुको, निंग ने धीमी आवाज में कहा। मुझे इंतजार करते रहना होगा। नॉर्टसन की आंखें पागलपन से भरी थीं। जूनियर प्रशिक्षु भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यंग फ्लेम कबीले का सफाया नहीं करना चाहता? निंग का पूरा शरीर भी कांपने लगा। मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ, और सिर्फ अपने लिए नहीं। यह मेरी माँ के लिए है, मेरे चाचा के लिए है, मेरे चचेरे भाई के लिए है, यह उन सब के लिए है। मैं तुमसे कहता हूँ, कुछ दिन और रुको, मेरी तैयारी पूरी होते ही मैं यंग फ्लेम कबीले के मुख्यालय पर जरूर हमला करूंगा। कितनी देर तक रुकोगे? नॉर्टसन ने निंग को घूर कर देखा। जल्द ही, बहुत जल्द, निंग ने सांत्वना देते हुए कहा। अचानक निंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर घुमाकर दक्षिण की ओर देखा। उसकी नजर अंतरिक्ष की दीवारों को पार करती हुई ग्रैंड जिया की शाही राजधानी तक पहुंच गई। इसी क्षण शाही राजधानी के शाही महल के भीतर चांदी के बालों वाली स्काईफॉक्स ने अभी अभी निंग द्वारा दिया गया ताबीज तोड़ दिया था। नॉर्टसन ने जब देखा कि निंग अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो वह अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। हमारा मौका अभी आया है, निंग ने धीरे से कहा। मैं पहले ग्रैंड जिया की शाही राजधानी की यात्रा पर जाऊंगा, उसके बाद यंग फ्लेम कबीले के लिए हमसे अपना खून का कर्ज चुकाने का समय आ जाएगा। पुस्तक 15, अध्याय 15, महान अमर ब्लैकहेवन। उनके खून का कर्ज हमें चुकाएं। म्यू नॉर्टसन चौंका, लेकिन फिर वह झल्लाकर खड़ा हो गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, यह मेरा निजी झगड़ा है, मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप, एक और शब्द कहने की जरूरत नहीं है। निंग ने अपना सिर हिलाया, उसकी नजरें दूसरी तरफ थीं। मैं काफी समय से यंग फ्लेम कबीले से लड़ना चाह रहा था, लेकिन मैं कई सालों से बस वक्त का इंतजार कर रहा था और इसे बर्दाश्त कर रहा था। अब इस मामले को सुलझाने का वक्त आ गया है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। नॉर्टसन बेचैन और चिंतित दोनों था। हालांकि उसका दिल अब असीम घृणा से भर गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि यंग फ्लेम कबीला कितना शक्तिशाली है। उन 4 दिव्य अमरों के खिलाफ उनकी लड़ाई से नॉर्टसन को पता चला कि उसके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई और यंग फ्लेम कबीलों के बीच शक्ति में अभी भी काफी अंतर था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि निंग खुद को जानलेवा खतरे में डाले। यहाँ मेरा इंतजार करो। अपना सिर घुमाते हुए निंग कमरे से बाहर चला गया। निंग का रूप तेजी से संरचना के बाहर गायब हो गया। नॉर्टसन चाहे कितना भी बेचैन क्यों न हो, वह कुछ नहीं कर सकता था। अंकल वाइट। निंग ब्राइट हार्ट द्वीप के एक समुद्र तट पर गया, जहां उसने एक व्हाइट वाटर हाउंड को जमीन पर लेटा हुआ झील को घूरते हुए देखा। निंग, बेटा। व्हाइट वाटर हाउंड अपने पैरों पर खड़ा हो गया। खजाने आ गए? हाँ, निंग ने धीरे से कहा। अब ग्रैंड जिया की शाही राजधानी जाने का समय हो गया है। व्हाइट वाटर हाउंड की आंखों में भी यंग फ्लेम कबीले को मारने की इच्छा की झलक दिखाई दी। वह मन ही मन जी निंग को अपना भतीजा मानता था। वह जानता था कि यंग फ्लेम कबीले ने निंग को मारने की बार बार कोशिश की थी, इससे वह नाराज कैसे न होता। चल दर, स्वूश स्वूश, निंग और व्हाइट वाटर हाउंड आसमान में उड़ गए। कुछ ही पल बाद उन्होंने एक खाली पलक झपकते ही स्वेलो माउंटेन से तेजी से प्रस्थान कर लिया। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी। स्वर्गीय खजाने का पहाड़। निंग और व्हाइट वाटर हाउंड आसमान से सीधे नीचे उतरे। जी निंग। उनकी आंखों में एक आवाज गूंजी। निंग ने मुख्य स्वर्गीय खजाने पर्वत के भीतर एक खास निवास की ओर देखा, जहां उसे एक चांदी के बालों वाला आदमी दिखाई दिया। निंग और अंकल व्हाइट तुरंत उस निवास की ओर दौड़ पड़े। वरिष्ठ स्काईफॉक्स। निंग पास आया। बैठो, स्काईफॉक्स ने हंसते हुए कहा। निंग तुरंत बैठ गया, जबकि व्हाइट वाटर हाउंड आंगन में एक फूल बेसिन के पास लेट गया। जी निंग, आप बहुत तेजी से आईं, स्काईफॉक्स ने हंसते हुए कहा। निंग ने कहा, खजाने महत्वपूर्ण हैं। स्काईफॉक्स जोर से हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, तुम्हारे सारे 5 तत्वों के खजाने इकट्ठे हो गए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या तुमने कोई उच्च स्तरीय शुद्ध यान खजाना तैयार किया है या उसके बराबर मात्रा में अन्य खजाने? ये कहते हुए स्काईफॉक्स ने हाथ हिलाया। अचानक हवा से ढेर सारी विशाल सुनहरी चट्टानें प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक अतुलनीय रूप से चिकनी और चमकदार थी और पानी की शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। वे बांस के टुकड़े भी थे जो पूरी तरह से जैड, मुट्ठी भर पानी की बूंदों, लावा के प्रज्वलित प्रवाह और एक रहस्यमयी मिट्टी के पदार्थ के विशाल काले टुकड़ों से बने थे। निंग इन चीजों को देखकर तुरंत बहुत खुश हो गई। जिया सम्राट सचमुच एक भरोसेमंद आदमी है। निंग ने हाथ हिलाया। तुरंत बर्फीली या झुलसा देने वाली आभा बिखेरती अमर तलवारें अचानक प्रकट हुईं। ये सोले की फ्रॉस्ट तलवारें और कियांगांग इन्फर्नो तलवारें थीं। उन्हें देखकर स्काईफॉक्स की आंखें चमक उठीं। निंग ने कहा, कुल 49 सोले की फ्रॉस्ट तलवारें और 49 कियांगांग इन्फर्नो तलवारें हैं।
इनकी तुलना एक उच्च श्रेणी के शुद्ध यांग खजाने से की जा सकती है ना? हाँ। स्काईफॉक्स हंसा, फिर प्रशंसा की सांस छोड़ी। जी निंग, तुम वाकई बहुत स्टाइल से व्यापार करती हो। ये 98 अमर तलवारें वाकई काफी हैं। खजानों के मूल्यांकन के आधार पर एक उच्च श्रेणी का शुद्ध यांग खजाना 1000 उच्च श्रेणी के अमर खजानों के बराबर था। यह एक मोटा मोटा तुल्यता था, पूर्ण नहीं। आखिरकार उच्च श्रेणी के शुद्ध यांग खजानों में भी अंतर था। जहां तक उच्च श्रेणी के शुद्ध यांग खजानों की बात है, वे आमतौर पर 1 या 200 शीर्ष श्रेणी के अमर श्रेणी के खजानों के बराबर थे। निंग द्वारा लाई गई 49 सोने की फ्रॉस्ट तलवारें और 49 कियांग इन्फर्नो तलवारें एक ही स्रोत से आई थीं। इसलिए वे उच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों के विविध संग्रह से भी ज्यादा मूल्यवान थीं, और इसलिए कुल 98 तलवारें वास्तव में पर्याप्त थीं। जहां तक निंग का सवाल है, उसके पास इन अमर तलवारों की 1000 तलवारें थीं, जबकि वह ज्यादा से ज्यादा 729 का ही इस्तेमाल कर सकता था। बाकी 200 से ज्यादा तलवारें तो अतिरिक्त थीं। आगे बढ़ो और उनका निरीक्षण करो। निंग ने अपना हाथ हिलाया और उड़ती हुई तलवारें स्काईफॉक्स की ओर बढ़ गईं। स्काईफॉक्स ने तुरंत अपनी दिव्य अमर शक्ति का इस्तेमाल करके उनकी जांच की। हाँ, ये सभी बेहतरीन उच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें हैं। जी निंग, ये पंचतत्वों के खजाने तुम्हारे हैं। हवा में उड़ते हुए पंचतत्वों के ढेर सारे खजाने निंग की ओर उड़े और निंग ने हाथ हिलाकर स्वीकार कर लिया। उनका व्यापार पूरा हो चुका था। जी निंग, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मिलाओ। स्काईफॉक्स बहुत अच्छे मूड में था। ये समझना जरूरी है कि इस दुनिया पर ग्रैंड जिया का नियंत्रण अभी बहुत स्थिर नहीं था, जबकि उन 5 तत्वों के खजानों को जादुई खजानों में बदलने में समय लगेगा। उनके लिए ऐसे बेहतरीन जादुई खजानों को तुरंत हासिल करना उसके लिए एक अच्छा सौदा था। अगले 2 दिनों में मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ और अनुरोध करूंगा, सीनियर स्काईफॉक्स, निंग ने कहा। हालांकि अभी समय नहीं आया है। स्काईफॉक्स को उत्सुकता हुई। उसने हल्के से सिर हिलाया। इसके बाद वह निवास से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने सेवक को भी यहीं प्रतीक्षा करने और निंग के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया। काले वस्त्र पहने निंग और सफेद वस्त्र पहने सफेद बालों वाला आदमी एक दूसरे के सामने बैठे थे। चलो थोड़ी शराब पीते हैं, काले वस्त्र पहने निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। अंकल वाइट हैरान थे। निंग ने अचानक अपने प्राइमल ट्विन को क्यों छोड़ दिया? उसका असली शरीर क्या कर रहा था सुदूर पश्चिमी समुद्र, उस गुप्त द्वीप के ऊपर जहां सीमलेस गेट की सेनाएं तैनात थीं? कितना बेकार। वायलट ग्रास अपने राजसिंहासन पर बैठी थी। उसकी भौहों पर गुस्से की एक झलक उभर रही थी। उत्कृष्ट यंग फ्लेम कबीला एक नाजुक जी निंग को नहीं मार सका, तब भी जब वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। उन्होंने मुझे सचमुच निराश किया है। लगता है हमारे सीमलेस गेट को खुद ही इससे निपटना होगा। महामहिम, आइए हम जी निंग पर हमला करें। वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक हमें इस पर थोड़ा प्रयास करना होगा। महामहिम, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंहासन के सामने स्वर्ण वस्त्र पहने दिव्य अमर देवता खा रहे थे, पी रहे थे और हंस रहे थे। युवती ने भौहें चढ़ाईं। इसमें सचमुच थोड़ी मेहनत लगेगी। हमें उस बूढ़े से मदद मांगनी पड़ेगी। जी निंग के शरीर की रक्षा 8-9 रहस्यमय कला से हो रही थी। उसके अधीनस्थ अकेले उसे मार सकते थे, लेकिन इसमें फिर भी जोखिम का एक तत्व शामिल था। उदाहरण के लिए यंग फ्लेम कबीले के 4 शक्तिशाली दिव्य अमर उसे बहुत कम समय में नहीं मार पाए थे, जिसके परिणामस्वरूप उसके सहायक उसे बचाने पहुंचे। इसी सिद्धांत से, हालांकि उसके अधीनस्थ दिव्य अमर निश्चित रूप से जी निंग पर पूरी तरह से हावी होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, वे 8-9 रहस्यमय कला की सुरक्षा को भेद नहीं पाएंगे। परम अमर ब्लैक हेवन आ रहे हैं। अचानक महल में एक आकृति प्रकट हुई। ये काले वस्त्र पहने एक सेवक था, जिसने जल्दी से आदरपूर्वक कहा, परम अमर ब्लैक हेवन पहले ही माउंट स्टेल के प्रमुख लोक को छोड़कर 5वें लोक में चले गए हैं। वे शीघ्र ही पहुंचेंगे। वह बूढ़ा आदमी आ रहा है। युवती ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि उसके नीचे खड़े 10 से ज्यादा स्वर्ण वस्त्रधारी दिव्य अमर सभी जल्दी से उठ खड़े हुए। दिव्य अमर ब्लैक हेवन की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। हालांकि वे सभी दिव्य अमर थे, फिर भी दिव्य अमर ब्लैक हेवन के सामने उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य अमर ब्लैक हेवन एक बूढ़ा शैतान था, जिसकी शक्ति लगभग एक शुद्ध यांग सच्चे अमर के बराबर थी। वह दिव्य अमरों में सबसे श्रेष्ठ था। आहा, छोटी बच्ची वायलट ग्रास। एक स्थानिक लहर के बाद एक जोरदार हंसी सुनाई दी जो पूरे महल में गूंज उठी। बूढ़े कमीने, युवती ने अपने होंठ भींच लिए। एक व्यक्ति महल में दाखिल हुआ। वह लंबे खुले बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था। वह नंगे पैर अंदर आया, कुछ अस्त व्यस्त और बदचलन सा लग रहा था। उत्कृष्ट अमर ब्लैक हेवन, लॉर्ड ब्लैक हेवन, महामहिम। अन्य स्वर्ण वस्त्रधारी दिव्य अमरों ने जल्दी से उसे पुकारा। महान अमर ब्लैक हेवन एक ऐसा योद्धा था जिसे सीमलेस गेट के गेटमास्टर को भी कुछ सम्मान देना पड़ता था। वह तीनों लोगों में काफी प्रसिद्ध था। सामने से हमला करने की शक्ति के मामले में वह उतना दुर्जेय नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वह दिव्य अमर मोह के स्तर का था, लेकिन वह बस बहुत सी विचित्र अपरंपरागत तकनीकों का उस्ताद था। भागने के तरीके, फंसाने के तरीके, जहर के तरीके, उसके पास इतनी सारी तकनीकें थीं कि सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता भी उसके सामने बेबस हो जाते। तीनों लोगों में उसे एक किंवदंती जैसा माना जाता था। छोटी बच्ची वायलट ग्रास, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मदद की भीख मांगोगी। महान अमर ब्लैक हेवन ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, आहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम एक छोटी बच्ची थी, और अब तुमने खुद को कुछ बना लिया है। तुम मेरे कर्जदार हो, बूढ़े कमीने।
युवती ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, पहले मैंने तुम्हारी 3 मांगें पूरी करने का वादा किया था, तुमने उनमें से एक पूरी कर ली है, अब दूसरी पूरी होगी। दिव्य अमर ब्लैकह्यवन हंसा। बोलो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? युवती ने हाथ हिलाया और उसके अंदर एक किताब प्रकट हुई। उसने उसे सीधे दूर दिव्य अमर ब्लैकह्यवन की ओर फेंक दिया, जिसने उसे स्वीकार किया, पढ़ा, फिर भौहें चढ़ा दी। जी निंग, इस किताब में इस जी निंग के बारे में हमने जो भी खुफिया रिपोर्टें इकट्ठी की हैं, वे सब मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वह हमारे पक्ष में नहीं है। अगर उसे बढ़ने और विकसित होने का समय दिया गया तो शायद वह हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द निपटाना ही बेहतर है। गेटमास्टर ने मुझे इसे संभालने का निर्देश दिया है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो जैसा योजना बनाई गई थी, इसीलिए मैंने आपसे मदद मांगी है, युवती ने कहा। 8-9 रहस्यमय कला खुफिया रिपोर्ट पढ़ने के बाद दिव्य अमर ब्लैकह्यवन की आंखें थोड़ी उभर आईं। फिर उसने अपना सिर उठाया और दुखी होकर बोला, छोटी बच्ची वायलट क्रॉस, ये 8-9 रहस्यमय कला का अभ्यासी है। तीनों लोकों में केवल वही शक्तियां हैं जो 8-9 रहस्यमय कला सिखा और प्रसारित कर सकती हैं। वे हैं दाव फादर, जिनके पास ये कला है। उन्हें 2 उंगलियों पर गिना जा सकता है और उनमें से प्रत्येक बेहद भयानक है। ये जी निंग का गुरु संभवतः उनमें से एक है और मुझे एक ही उंगली से कुचल सकता है। तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें लगता है कि उसका मालिक दखल देने की हिम्मत करेगा? वायलट ग्रास ने तिरस्कार से कहा। शायद। दिव्य अमर ब्लैकह्यवन ने अपना सिर हिलाया। बहुत खतरनाक, ये बहुत खतरनाक है। अरे कमीने, युवती ने गुस्से से कहा। वह इस दिव्य अमर ब्लैकह्यवन को अच्छी तरह जानती थी। आखिरकार उसने छोटी उम्र में ही गेटमास्टर और दिव्य अमर ब्लैकह्यवन का अनुसरण किया था। दिव्य अमर ब्लैकह्यवन अपनी कायरता और सावधानी के साथ साथ अपरंपरागत क्षमताओं में निपुण होने के लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक है, दिव्य अमर ब्लैकह्यवन ने हार मानते हुए कहा। शायद उसके स्वामी के हस्तक्षेप की संभावना वास्तव में बहुत कम है। चूंकि यह आपके लिए है, इसलिए मैं अपने क्लोनों में से एक को जी निंग से निपटने के लिए भेज दूंगा। एक क्लोन? युवती घूर कर देखने लगी। चिंता मत करो, मैं अपने क्लोन को अपना पोलारिस गॉडलॉकिंग स्किल ले जाने दूंगा। एक बार जब वह बाहर निकलेगा तो वह निश्चित रूप से उससे जकड़ा जाएगा और उसे प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। दिव्य अमर ब्लैकह्यवन हंसा। पलक झपकते ही मैं उसे पकड़ लूंगा। मैं उसे ले जाऊंगा और तुम तय करोगे कि उसे कैसे संभालना है। युवती ने हैरान होकर कहा, पोलारिस गॉडलॉकिंग स्किल? ये कैसा खजाना है? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? मैंने आदिकाल से लेकर आज तक दूसरों से बहुत कम ही लड़ाई लड़ी है। तुम्हें क्या लगता है तुम कितना जानते हो? अगर यह बात न होती कि तीनों लोगों पर तूफान आने वाला है तो मैं अपने इन खजानों का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं होता। दिव्य अमर ब्लैकह्यवन ने जोर से कहा। ठीक है, बताओ, ये जी निंग कहाँ है? बताओ, मैं उसे लेने जाता हूँ। ये सुनकर युवती हंस पड़ी। हमारी सबसे ताज़ा जानकारी के अनुसार वह ग्रैंड जिया की शाही राजधानी में है। महान जिया की शाही राजधानी? दिव्य अमर ब्लैकह्यवन ने भौहें चढ़ाईं। वह ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूं। जिया सम्राट से निपटना आसान नहीं है। उनके शाही राजधानी छोड़ने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पुस्तक 15, अध्याय 16, स्टार सीजिंग हैंड का चौथा चक्र। ठीक है, जैसे ही जी निंग ग्रैंड जिया की शाही राजधानी से बाहर जाएंगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगी। युवती ने सिर हिलाया। दिव्य अमर ब्लैकह्यवन ने खुशी से हंसते हुए सिर हिलाया। तो फिर जी निंग से निपटने से पहले आओ चलो अच्छी बातें करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी। काले वस्त्र पहने निंग अंकल वाइट के सामने बैठा था, जबकि उसका असली शरीर पानी के नीचे की संपत्ति में प्रवेश कर चुका था। पानी के नीचे की संपत्ति। स्टिल रूम के भीतर निंग का असली शरीर पाताल के जेड के ऊपर विराजमान था। उसके चारों ओर पंचतत्वों के ढेरों खजाने थे, जिनका वजन 1000 किलोग्राम से लेकर 10,000 किलोग्राम तक था। ये सभी निंग के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। समय बीतता गया। पंचतत्वों के खजानों से आने वाली कुछ लहरें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं, क्योंकि वे तेजी से आत्मिक वस्तुओं से बेकार वस्तुओं में बदलने लगीं। स्वर्गलोक से आए स्वर्ण रत्नों के टुकड़े स्पष्ट रूप से सड़ने लगे और फीके सफेद रंग के बेकार पत्थरों में बदलने लगे। तरल लावा का प्रवाह, जो पहले फुर्तीला और सुंदर था, हवा में घूम रहा था, लेकिन जल्द ही अम्लीय पानी में बदल गया। निंग के जुड़वां हाथ 5 रंगों की रोशनी से चमक रहे थे। उनकी शक्ति आसमान छू रही थी, क्योंकि वे उन आत्मिक खजानों से 5 तत्वों का सार बड़े चाव से पी रहे थे। ये पूरे 12 घंटे तक जारी रहा। आसपास का क्षेत्र अब टूटे हुए पत्थरों के तैरते टुकड़ों, बांस की चट्टान जैसी पट्टियों, साधारण और घृणित अम्लीय पानी तथा साथ ही बड़ी मात्रा में गंदगी से अटा पड़ा था। वाह! निंग ने सांस छोड़ते हुए सिर नीचे करके अपने दोनों हाथों को देखा। उसके हाथ मंद रोशनी से चमक रहे थे और उनके भीतर की शक्ति वाकई चौंकाने वाली थी। सफलता, मेरे स्टार सीजिंग हैंड का चौथा चक्र। निंग की आंखें चमक रही थीं। हालांकि उसे आभास हो रहा था कि उसके मौजूदा हाथों की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। फिलहाल उसे उन्हें और मजबूत करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह चाहता तो उसे अपने हाथों को गुणात्मक रूप से विकसित और पूरी तरह से नए स्तर पर रूपांतरित करना पड़ता, जिसके लिए उसे पहले एम्पायरियन गॉड के स्तर तक पहुंचना पड़ता। स्टासाइजर का चौथा चक्र। मेरे 2 हाथ अब सर्वोच्च शुद्ध यान खजानों के बराबर हैं। 3 सिर, 6 भुजाएं का उपयोग करते समय मेरे पास 6 सर्वोच्च शुद्ध यान खजानों के बराबर होगा। निंग महसूस कर सकता था कि उसकी हथेलियां कितनी शक्तिशाली हो गई थीं।
यह अद्भुत शक्ति का एहसास सचमुच अद्भुत था। एक अमर साधक के लिए जादुई खजाने बेहद महत्वपूर्ण थे। ऐसा क्यों था कि शुरुआती वांशियां चरण में ही कोई व्यक्ति एक शीर्ष जिफू शिष्य पर पूरी तरह से हावी हो जाता था। आदिम स्तर, शून्य स्तर, दिव्य अमर स्तर। प्रमुख चरणों में आगे बढ़ने से शक्ति में भारी वृद्धि होती थी। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि व्यक्ति की अपनी मौलिक की में बदलाव होता था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि उसके जादुई खजाने में नाटकीय रूप से सुधार होता था। भले ही किसी की दाव संबंधी अंतर्दृष्टि उसके शत्रुओं के बराबर हो, फिर भी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता था। वांशियांक के सिद्ध लोग पृथ्वी स्तरीय खजानों का उपयोग करने में सक्षम थे। आदिम दाववादी स्वर्ग स्तरीय जादुई खजानों का उपयोग करने में सक्षम थे। शून्य स्तर के पृथ्वी अमर लोग अमर स्तरीय जादुई खजानों का उपयोग करने में सक्षम थे, और स्वर्गीय अमर लोग शुद्ध यान खजानों का उपयोग करने में सक्षम थे। जादुई खजानों की शक्ति में सचमुच आश्चर्यजनक स्तर तक वृद्धि हो गई। उदाहरण के लिए जीनिंग दाओ की गहरी समझ के मामले में वह वास्तव में पैट्रियार्क गोल्ड क्लॉक के बराबर था, और उसकी स्टार सीजिंग हैंड दिव्य क्षमता के कारण निंग का आधार वास्तव में पैट्रियार्क गोल्ड क्लॉक से बेहतर था। तो फिर उसे पैट्रियार्क गोल्ड क्लॉक द्वारा बुरी तरह क्यों पीटा गया, जबकि उसे जवाब देने का कोई मौका ही नहीं दिया गया? ऐसा क्यों था कि वह पैट्रियार्क गोल्ड क्लॉक से स्पष्ट रूप से कमजोर था? ठीक इसलिए क्योंकि पैट्रियार्क गोल्ड क्लॉक के पास एक शीर्ष ग्रेड शुद्ध यांग दिव्य महान घड़ी थी। एक और उदाहरण के लिए पैट्रियार्क डेडवुड और पैट्रियार्क गोल्ड क्लॉक। दाओ की गहरी समझ के मामले में पैट्रियार्क डेडवुड पैट्रियार्क गोल्ड क्लॉक से काफी बेहतर थे, लेकिन पैट्रियार्क गोल्ड क्लॉक की शक्ति पैट्रियार्क डेडवुड के बराबर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके जादुई खजाने ने उनकी शक्ति में असमानता की भरपाई कर दी थी। 3 लोकों में कुछ विशेषज्ञ ऐसे होते हैं जो लोकों में विचरण करने के लिए मुख्यतः अपने जादुई खजानों पर निर्भर रहते हैं। निंग ने माउंट इनहॉट में रहते हुए कई सामान्य ज्ञात तथ्य पढ़े थे, और यह भी जाना था कि कुछ दिव्य अमर प्राणी 3 लोकों में विचरण करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों पर निर्भर रहते हैं। कुछ विशेष रूप से अनोखे खजानों पर निर्भर रहकर वे सच्चे अमर प्राणियों या स्वर्ग के देवताओं से भी लड़ सकते हैं। मेरी दोनों हथेलियों की शक्ति में अचानक वृद्धि हुई है, जो शुद्ध यांग स्तर से बमुश्किल शुद्ध यांग स्तर के शिखर तक पहुंच गई हैं। वे सर्वोच्च मध्य श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों के बराबर हैं। मेरी निकट युद्ध शक्ति में भी संभवतः बहुत अधिक वृद्धि हुई है। निंग को यह अच्छी तरह पता था कि उसके स्टार सीजिंग हैंड के तीसरे चक्र से चौथे चक्र तक आगे बढ़ने के साथ वह जिस शारीरिक शक्ति को तुरंत मुक्त कर सकेगा, उसकी मात्रा नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। इसके अलावा उसकी हथेलियां अब सर्वोच्च शुद्ध यांग खजाने, सर्वोच्च मध्य श्रेणी प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने के बराबर थीं। वे अब राहु धनुष के बराबर थीं। इन दोनों बातों के मिल जाने से निंग की ताकत कई स्तरों पर आसमान छू गई थी। पैट्रियार्क गोल्ड क्लॉक। निंग अब उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। मैं अब हर तरह से पैट्रियार्क गोल्ड क्लॉक से ज्यादा ताकतवर हूँ। निंग नेदरवाटर जेड बेड से नीचे उतरा और कमरे में मंडरा रहे सारे कूड़े कचरे को अपनी तलवार की रोशनी से धूल में बदल दिया। निंग का असली शरीर स्टिल रूम से निकलकर पानी के नीचे स्थित एस्टेट के मुख्य हॉल में चला गया। जी निंग, विशाल पीले भालू के चेहरे पर मुस्कान थी। आपने स्टार सीजिंग हैंड के चौथे चक्र में महारत हासिल कर ली है। अब आपको तीनों लोगों का एक मजबूत व्यक्तित्व माना जा सकता है। निंग ने सिर हिलाया। हालांकि स्टार सीजिंग हैंड के कुल 6 चक्र थे, फिर भी छठे चक्र में प्रशिक्षण लेने से पहले उसे सच्चे ईश्वर के स्तर तक पहुंचना था, जबकि 5वें चक्र के लिए उसे एक एम्पायरियन ईश्वर बनना जरूरी था। सच्चा ईश्वर बनना बहुत ही मुश्किल था। सच्चे ईश्वर शक्ति में दाव फादरों के बराबर थे, और इसलिए निकट भविष्य में निंग के पास शायद केवल स्टार सीजिंग हैंड के 5वें चक्र में ही महारत हासिल करने का मौका होगा। 5वां चक्र निंग की हथेलियों को एक सर्वोच्च प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने जितना शक्तिशाली बना देगा। तीनों लोकों में ये कई सच्चे अमर और स्वर्ग के देवताओं को उससे ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त था। सच तो ये है कि चौथा चक्र ही निंग की हथेलियों को सचमुच अनमोल वस्तु बनाने के लिए काफी था। अगर कोई निंग को मारकर उसकी हथेलियां काट ले तो शायद उनका इस्तेमाल जादुई खजाने के रूप में किया जाएगा। निंग ने कहा, मेरी सारी शक्ति इस तथ्य की बदौलत है कि मास्टर थ्रीलाइव्स ऐसी अविश्वसनीय दिव्य क्षमता विकसित करने में सक्षम थे। मास्टर के अपनी विरासत छोड़ने के बाद से आप शक्ति के इस स्तर तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। खुद को कम मत आंकिए। विशाल पीली शक्ति हंसी। ठीक है, आपकी शक्ति अब नाटकीय रूप से बढ़ गई है। वारगॉड हॉल का 9वां स्तर। अब आपके पास इसे पार करने की 99% संभावना है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? निंग तुरंत प्रसन्न हो गया। विशाल पीला भालू बोलने में संयमी था और आमतौर पर बहुत ही रूढ़िवादी अनुमान देता था। यहाँ तक कि उसके द्वारा 99% शब्द का उपयोग करने का मतलब था कि निंग की सफलता लगभग सुनिश्चित थी। क्या अब मैं एक सर्वोच्च दिव्य अमर के बराबर हूँ? निंग ने आश्चर्य और प्रसन्नता से कहा। शून्य स्तर के दैत्य देवों की तुलना दिव्य अमरों से की जा सकती है। चूंकि आपका तारा ग्रहण करने वाला हाथ चौथे चक्र में पहुंच गया है, इसलिए अब आप शून्य स्तर के सबसे श्रेष्ठ दैत्य देवों से तुलना कर सकते हैं। विशाल पीला भालू हंसा। इसका स्वाभाविक अर्थ है कि अब आप दिव्य अमरों में सबसे श्रेष्ठ के बराबर हैं। क्या आप वारगॉड हॉल को चुनौती देंगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल। निंग ने सिर हिलाया। वारगॉड हॉल का 9वां स्तर। यह एक बिल्कुल खाली जगह थी। निंग अचानक कहीं से प्रकट हो गई। ये है। निंग ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। फुस। दूर से अचानक सुनहरे रक्त की एक बूंद प्रकट हुई। सुनहरे रक्त की यह बूंद तुरंत एक राक्षस में बदल गई जिसने सुनहरे कवच पहने हुए थे। वह लंबा और हट्टा कट्टा था। उसके बाल रक्त लाल थे और उसके हाथों में एक लंबा काला भाला था।
उसकी आंखों में एक अलौकिक हत्या का इरादा था जो इतना प्रबल था कि निंग चौंक गया। निंग उस आकृति को आश्चर्य से देखता रहा जो अभी अभी प्रकट हुई थी। तो आप जी निंग हैं? लाल बालों वाले दानवदेव ने सचमुच एक मुस्कान दिखाई, एक बहुत ही सौम्य और दयालु मुस्कान, वैसी मुस्कान जैसी एक पिता अपने बच्चे को देखते समय दिखाता है। तुम? निंग थोड़ा हैरान था। हालांकि उसे हमेशा से लगता था कि वॉरगॉड हॉल काफी अनोखा है, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसने और भी कई विचित्रताएं खोजी, लेकिन वह इसके पीछे के रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। 9वें स्तर पर अब उसका सामना जिस प्रतिद्वंद्वी से हो रहा था वह निंग के अब तक के सभी पात्रों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। सिर्फ उस आभामंडल से निंग को आभास हो गया था कि यह व्यक्ति उसके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिल्वमून के बराबर भी हो सकता है। मेरा नाम रेड स्नो है, लाल बालों वाले फेंट गॉड ने मुस्कुराते हुए कहा। आप एक स्वर्गिक देवता हैं? निंग ने पूछा। लाल बालों वाला राक्षस हंसा। वाह, मैं सचमुच एक स्वर्ग का देवता हूँ, लेकिन ये तो मेरा एक बेहद कमजोर क्लोन है जो खून की एक बूंद से बना है। निंग ने क्लोन की कला के पीछे छिपे गहन रहस्यों को समझा। किसी क्लोन में जितनी ज्यादा दिव्य शक्ति डाली जाती, क्लोन में उतनी ही ज्यादा शक्ति होती। उदाहरण के लिए, एक बाल से बना क्लोन स्वाभाविक रूप से बेहद कमजोर होता। एक फेंट गॉड के लिए रक्त अभी भी काफी महत्वपूर्ण था। किसी एम्पायरियन देवता के रक्त से बना क्लोन संभवतः दिव्य अमर स्तर का होता। ये वास्तव में कितना शक्तिशाली था, कहना मुश्किल है। वरिष्ठ रेड स्नो, आपको कैसे पता कि मैं जी निंग हूँ? निंग ने पूछा। उसे यह बात बड़ी अजीब लगी। बड़े भालू ने ही मुझे बताया था। लाल बालों वाला शैतान हंसा। आखिरकार देवराज को उत्तराधिकारी मिल ही गया। हम सबने बहुत बहुत लंबा इंतजार किया है। निंग का दिल कांप उठा। बहुत लंबा इंतजार किया? आओ जी निंग, देवराज ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है। मुझे देखने दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो और क्या तुम इस पद के योग्य हो। लाल बालों वाले दानवदेव के हाथ में लंबा भाला कांप रहा था। पुस्तक 15, अध्याय 17, राहु धनुष पूर्ण शक्ति पर। लाल बालों वाले शैतान की शक्ति ने जी निंग को चौंका दिया। वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वह लंबा भाला किसी भूत या ब्रह्म की तरह हिल रहा था। चाहे वह अपने हाथों से हमला करने के लिए किसी भी तरह इस्तेमाल करे, चाहे तलवार की उंगलियों से या तलवारबाजी की किसी भी कला से, लंबा भाला उसकी तकनीकों को आसानी से भेद सकता था। भेदते हुए लंबा भाला छेद भी कर सकता था, वार भी कर सकता था, या बगल में वार भी कर सकता था। संक्षेप में, निंग पूरी तरह से नुकसान में था। लंबा भाला किसी अजगर की तरह घूमता था, पानी में किसी आत्मा की तरह नाचता था। वह अपने साथ अकल्पनीय गहरे रहस्य समेटे हुए था, जिससे निंग को लगा कि वह एक पंचिंग बैग से ज्यादा कुछ नहीं है। और नहीं, और नहीं, लाल बालों वाला शैतान आखिरकार रुक गया। सिर हिलाते हुए उसने आह भरी। मैं हार गया। वरिष्ठ रेड स्नो, आप स्पष्ट रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अपनी बात के आधे समय में ही निंग को अचानक समझ आ गया। ये सबसे अधिक संभावना थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी की दिव्य शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। हर बार जब तुम्हारी हथेली मेरे लंबे भाले से टकराती थी तो टक्कर के बल से मेरी दिव्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता था। लाल बालों वाले दानवदेव ने निंग की ओर देखा, फिर आह भरते हुए कहा, स्टासाइजिंग हैंड की दिव्य क्षमता वाकई अद्भुत है। मेरे इस क्लोन में दिव्य शक्ति बहुत कम है। तुम्हारे स्टासाइजिंग हैंड से 10 से ज्यादा बार टकराने के बाद दिव्य शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। अगर आपका असली शरीर यहाँ होता, सीनियर, तो शायद आप मुझे एक ही वार में खत्म कर देते, निंग ने कहा। हालांकि उसका शरीर बेहद शक्तिशाली था। लाल बालों वाले फेंट गॉड के भाले के हमले यंग फ्लेम कबीले के सेलेस्टियल इमॉर्टल इन्फेचुएशन के वार से भी ज्यादा क्रूर थे। हर बार जब निंग के हाथ भाले की नोक से टकराते तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके हाथ अभी छेद दिए जाएंगे। सच में, उसकी त्वचा पहले से ही अनगिनत सफेद धब्बों से ढकी हुई थी। अगर लाल बालों वाले फेंट गॉड का असली शरीर मौजूद होता तो वह शायद निंग के भौतिक शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर देता। सौभाग्य से निंग ने अभी अभी स्टारसीजिंग हैंड के चौथे चक्र का प्रशिक्षण लिया था। अगर यह सफलता से पहले का होता तो वह शायद बहुत कमजोर होता और लाल बालों वाले फेंट गॉड की दिव्य शक्ति निंग की दिव्य शक्ति से ज्यादा देर तक टिकी रहती, जो पहले ही खत्म हो जाती। एक बार जब उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो गई और वह अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हो गया तो निंग हार गया। हार तो हार ही है। लाल बालों वाला शैतान निंग की ओर देखते हुए खुशी से मुस्कुराया। सुना है कि तुमने 1 सदी से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया है। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। वह मन ही मन बुदा रहा था। विशाल पीले भालू ने इस स्वर्ग के देवता को सब कुछ क्यों बताया? 1 शताब्दी से भी कम समय में आपकी तलवारबाजी बहुत उत्कृष्ट है, लाल बालों वाले दानवदेव ने प्रशंसा में कहा। तुम्हारे सामने मैं बस 3 सिर 6 भुजाएं पर भरोसा कर सकता था ताकि अपनी हथेलियों का आकार बढ़ा सकूं और उन्हें तुम्हारे लंबे भालों को छोटे छोटे ढालों की तरह रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकूं। निंग ने शर्म से सिर हिलाया। उसे अपने हाथों को ढालों की तरह इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया था और फिर भी वे बार बार टूट चुके थे। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। हाँ, आदिकाल से ही मैं कई महादाओं में पारंगत हो चुका था। मेरे वर्तमान स्तर की तो बात ही छोड़िए। अगर तुम्हारी तलवारबाजी इतनी शक्तिशाली न होती तो शायद तुम मेरी दिव्य शक्ति को क्षीण न कर पाते। लाल बालों वाले राक्षस देव ने आह भरी। तुम्हारी तलवारबाजी रक्षा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। निंग हंसा। बिल्कुल, जल तत्व की सबसे ज्यादा समझ उसे थी। बचपन से ही उसकी तलवारबाजी रक्षा पर केंद्रित रही थी। कड़ी मेहनत करो और जल्दी ही एक स्वर्ग का देवता बन जाओ। लाल बालों वाला शैतान हंसा।
वरना तुम उन लोगों को वफादार और अपने अधीन नहीं कर पाओगे। ये शब्द कहकर वह पूरी तरह से गायब हो गया, शून्य में विलीन हो गया। वफादार रहो और समर्पित रहो, निंग ने खुद से ये शब्द बुदबुदाए। निंग वहां से चला गया और पानी के नीचे बने एस्टेट के मुख्य हॉल में वापस आ गया। 9वीं मंजिल पर विजय पाने के लिए बधाई, विशाल पीले भालू ने चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन निंग के चेहरे पर उदासी छा गई। स्वर्ग का देवता रेड स्नो, वह कौन है? विशाल पीला भालू क्षण भर के लिए चौंका, फिर उसने शांति से कहा, वह गुरु के आदेश के अधीन एक स्वर्ग का देवता था। लेकिन अभी तुम्हें इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। यहाँ तक कि महाजिया की दुनिया में, जो 3000 प्रमुख दुनियाओं में से एक है, तुम्हें अभी भी सावधानी से चलना होगा। तुम तीनों लोकों में मौजूद प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ, तीनों लोग उतने सरल नहीं हैं जितना तुम समझते हो। कुलपिता सुभूति भी तुम्हें तब तक सब कुछ नहीं बताएंगे जब तक तुम सचमुच शक्तिशाली न बन जाओ। कमजोर लोगों के लिए जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। बहुत ज्यादा ज्ञान तुम्हारे लिए मौत का कारण बनेगा। तीनों लोगों की असली महाशक्तियों की क्षमताएं तुम्हारी कल्पना से परे हैं। यहाँ तक कि गुरु भी बहुत पहले तीनों लोगों में आए तूफान के सामने कुछ खास नहीं थे। कुलपिता सुभूति, जो गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, उस युद्ध में भाग लेने से डरते थे। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कितनी संभावना है? निंग ने धीरे से कहा, पंगु की दुनिया का विनाश, इसमें एक बड़ा राज छिपा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा वह सब गलत था? तुम और तुम्हारे दोस्त जो जानते हैं वह बस वही है जो दाऊफादर चाहते हैं कि तुम जानो। और कुछ मत पूछो, जब तुम एक सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता बन जाओगे तभी तुम जानने के योग्य होगे। जहाँ तक दिव्य अमरों की बात है, महाशक्तियाँ हाथ के एक इशारे से अनगिनत दिव्य अमरों को मार सकती हैं, विशाल पीले भालू ने कहा। क्या आप खजाना चुनने के लिए ट्रेजर हॉल जाना चाहते हैं? आप अभी तक एक एम्पायरियन देवता नहीं हैं। वास्तव में आपके लिए शुद्ध यान खजाना चुनने का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं। मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, निंग ने जल्दी से कहा। राहुल धनुष, निंग ने एक आध्यात्मिक आह्वान भेजा। फुश, एक काले वस्त्र पहने युवक तुरंत उसके पास आ गया। मैं तुम्हारे लिए एक धनुष की डोरी लाने वाला हूँ। तुम किस प्रकार की धनुष की डोरी चाहते हो, ये चुन लो, निंग ने कहा। आहा, आखिरकार तुम मेरे लिए एक नई धनुष तार लेने जा रहे हो। काले वस्त्रधारी युवक तुरंत खुश हो गया। फिर उसने अपना सिर घुमाकर विशाल पीले भालू की ओर देखा। बड़े भालू, वह स्क्रॉल कहाँ है जो मैंने पहले लिखा था? यहाँ। विशाल पीले भालू ने अपना हाथ हिलाया और एक स्क्रॉल कहीं से प्रकट होकर हवा में मंडराता हुआ दिखाई दिया। गुरुजी, इस पुस्तक में 3 प्रकार की धनुष तारियां हैं जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त हैं। बेशक ये सस्ती नहीं हैं, ये तीनों 3 अलग अलग स्तरों की हैं। स्वाभाविक रूप से जितना ऊंचा स्तर उतना ही बेहतर, काले वस्त्रधारी युवक ने उत्साह से कहा। देवधनुष, धनुष का ढांचा और धनुष की डोरी 2 अलग अलग भाग हैं। मेरे जैसे एक आदि ब्रह्मांडीय आत्मिक खजाने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जबकि धनुष तारियां बनाना और प्राप्त करना आसान है। सबसे महत्वपूर्ण गुण उनकी तन्य शक्ति और शक्ति संचय करने की क्षमता है, जिससे धनुष के ढांचे में उत्कीर्ण संरचनाओं से अधिकतम शक्ति उनमें प्रवाहित होती है। निंग ने पुस्तिका स्वीकार कर ली। उसे खोलते हुए उसने आश्चर्य से कहा, सभी धनुष अग्नि गुण वाले हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर तो जल गुण वाला है ना? अग्नि और जल, शरीर और धनुष की डोरी, यही तो शक्ति की प्रबलता के लिए आवश्यक है। क्या ये संभव है कि आप भूल गए हों कि जब आपने मुझे अर्धचंद्राकार जगत में खोजा था तो मैंने आकाश और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करके ज्वाला के बाण बनाए थे? इसके अलावा आपने जो 2 बाण खोजे थे, क्या वे भी अग्निगुण नहीं थे? काले वस्त्रधारी युवक ने कहा। समझ गया। निंग हंसा, फिर सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर एक बढ़िया धनुष की डोरी लाऊंगा। स्वर्गीय खजाने पर्वत का मुख्यालय। दोपहर का समय। अंकल व्हाइट, क्या आपने सूची तैयार कर ली है? निंग ने अपने सामने खड़े सफेद वस्त्रधारी, सफेद बालों वाले आदमी की ओर देखा। मैंने इसे बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। चूंकि हम यंग फ्लेम कबीले के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें कोई कसर नहीं छोड़नी होगी। अंकल व्हाइट ने निंग को एक चमड़े का स्क्रॉल दिया। निंग ने इसे पढ़ने के लिए अपना सिर नीचे किया और थोड़ा सा सिर हिलाया। यंग फ्लेम कबीले से निपटने के लिए निंग के पास ऐसा करने की पहले से ही एक योजना थी, लेकिन जाहिर है दुश्मन के संपर्क में आने पर योजनाएं शायद ही कभी टिक पाती। चूंकि उसे यंग फ्लेम कबीले के पास मौजूद तुरुप के पत्तों के बारे में पक्का यकीन नहीं था, इसलिए निंग को स्वाभाविक रूप से कई स्तरों की तैयारी करनी पड़ी। जी निंग, एक आवाज गूंजी। एक चांदी के बालों वाला आदमी, स्काईफॉक्स, अंदर आया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ और अच्छी खबर है? हाँ बिल्कुल, निंग ने हंसते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूँ। फुश, निंग के चारों ओर अचानक 10 गोले हवा में प्रकट हुए। उनमें से एक पानी जैसे हरे रंग का था, जबकि बाकी 9 आग जैसे लाल। हर एक गोले से शक्ति की अतुलनीय रूप से भयानक लहरें निकल रही थीं। ये हैं। स्काईफॉक्स की आंखें गोल और बड़ी हो गईं। क्या ये सब 16 की 9 तत्व मोती? निंग ने बोलते हुए सिर हिलाया। स्काईफॉक्स ने अपना गला साफ किया और अविश्वास से निंग की ओर देखा। ये 16 की 9 तत्व मोती, ये शुद्ध यान खजानों का एक समूह थे जो पंगु की दुनिया में भी काफी प्रसिद्ध थे। ये 9 पूरी दुनियाओं में बदल सकते थे। जब कोई मोती किसी दुश्मन पर टूटता था तो ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया उस पर टूट रही हो।
लेकिन जाहिर है यही वो समय था जब इन शुद्ध यांग खजानों का पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया जाता था। मुझे शीर्ष श्रेणी के अमर रैंक वाले फूक्सी स्टाफ फॉर्मेशन स्टाफ का एक सेट चाहिए। मुझे 20 उच्च श्रेणी की शुद्ध यांग स्पिरिट गोलियां या उतनी ही कम श्रेणी की शुद्ध यांग स्पिरिट गोलियां चाहिए। इस सूची में एक धनुष की डोरी भी है, साथ ही कुछ सस्ते विकल्प भी हैं। मुझे इस चमड़े के स्क्रॉल पर लिखी चीजें भी चाहिए। निंग ने 2 अलग अलग चमड़े के स्क्रॉल सौंपे। निंग फिलहाल शुद्ध यांग खजानों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जब तक वह उनका इस्तेमाल कर पाएगा उसकी शक्ति शायद उसकी वर्तमान शक्ति से कहीं ज्यादा हो जाएगी, और इसके अलावा उसकी हथेलियां पहले से ही सर्वोच्च शुद्ध यांग खजानों के बराबर थीं। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इस खजाने को बेचने का फैसला किया ताकि अपनी शक्ति तुरंत बढ़ा सके। जी निंग, तुम सच में। चमड़े के स्क्रॉल देखकर स्काईफॉक्स का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारी मांगें बहुत ज्यादा हैं। अगर जिया सम्राट तैयार नहीं है तो मैं इस व्यापार पर जोर नहीं दूंगा, निंग ने कहा। मैं अपने साथी वरिष्ठ शिष्यों से संपर्क कर सकता हूँ। पुस्तक 15, अध्याय 18, स्वर्गीय खजाने के पहाड़ को छोड़ना। शुद्ध यांग खजानों का वह सेट जिसे जी निंग ने अभी अभी निकाला था, 16 की 9 तत्व मोती उसने ट्रेजर हॉल से चुने थे। ये सबसे मूल्यवान वस्तुएं थीं जिन्हें निंग अपने पास उपलब्ध शुद्ध यांग खजानों में से चुन सकता था। ताओवादी थरीलाइव्स द्वारा उसके ट्रेजर हॉल में छोड़े गए दुर्जेय शुद्ध यांग खजानों में से कोई भी कमजोर नहीं था। यहाँ तक कि सबसे सस्ता भी कम से कम एक उच्च श्रेणी के शुद्ध यांग खजाने जितना ही मूल्यवान था। हालांकि आखिरकार शुद्ध यांग खजाने बहुत कम थे, यहाँ तक कि दाववादी थरीलाइव्स भी उनमें से बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाए। वारगॉड हॉल के 9वें स्तर को पार करने के बाद निंग को चुनने के लिए कुल 18 शुद्ध यांग खजाने ही दिए गए थे। इसलिए उसने सबसे मूल्यवान वस्तु 16 की 9 तत्व मोती चुनी थी। इनमें से 9 मोती उच्च श्रेणी के शुद्ध यांग खजाने थे, जबकि संरचना का मूल परमाणु मोती एक उच्च श्रेणी का शुद्ध यांग खजाना था। इसके अलावा यह एक ऐसा खजाना समूह था जो जादुई खजानों के अत्यधिक महंगे विश्व प्रकार से संबंधित था। कोई भी इनसे किसी छोटे विश्व के बल से दुश्मनों को कुचल सकता था, लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग किसी दुश्मन को दबाने और बांधने के लिए भी कर सकता था, जिससे उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह क्विकस्टैंड में फंस गया हो। वे 1000 बैल तलवार में निहित आदिम रात्रि नदी से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इस प्रकार का विश्व प्रकार का शुद्ध यांग खजाना शुरू से ही अत्यंत दुर्लभ और कीमती था। अकेले ये समूह संभवतः 4 या 5 साधारण उच्च श्रेणी के शुद्ध यांग खजानों के बराबर था। फूक्सी स्टाफ फॉर्मेशन, पहली सूची की वस्तुएं और तीर तो मामूली चीजें हैं, स्काईफॉक्स ने बेबसी से कहा। गुरु आपको 20 उच्च श्रेणी की शुद्ध यांग स्पिरिट पिल्स भी दे सकते हैं जिनकी आपने मांग की है, लेकिन धनुष, आपकी मांग बहुत ज्यादा है। ऐसी धनुष तारें इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैंने जिन खजानों और शुद्ध यांग आत्मा गोलियों का अनुरोध किया है वे संभवतः किसी भी सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो अपने मित्रों से इन्हें मांगते हैं। सूची में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वह धनुष तार है। अगर वह धनुष तार न होती तो मैं बदले में शुद्ध यांग खजानों का ये सेट देने को भी तैयार नहीं होता, निंग ने कहा। जिया सम्राट आदिकालीन शाही कुल का है। सामान्य सच्चे अमर और स्वर्ग के देवता शायद ऐसी धनुष तार न बना पाएं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिया सम्राट ऐसा कर सकते हैं। माउंट इनहॉट में कुछ समय तक रहने के बाद निंग को पता चल गया कि आदिकालीन शाही कबीला कितना शक्तिशाली था। पंगु की दुनिया उस समय 3000 बड़े लोग या खरब छोटे लोग जैसी कोई चीज नहीं थी। बस एक ही लोक था, पंगु लोक, और उस समय आदिकालीन शाही कुल संपूर्ण मानव जाति पर शासन करता था। उनके पास कई प्रमुख शक्तियां थीं जो दावफादा स्तर की थीं। हालांकि पंगु लोक का अंत हो गया, और हालांकि आदिकालीन शाही कुल अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा, और हालांकि जिया सम्राट और जियामांग कुल उस वंश की एक शाखा मात्र थे। जिया सम्राट की जड़ें किसी साधारण सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता से कहीं आगे थीं। एक अंधेरे शून्य के भीतर काले वस्त्र पहने जिया सम्राट कमल मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोलीं। 16 की 9 तत्व मोती वे असल में जी निंग के हाथों में आ गए। उनके जैसा युवा जिसने अभी तक अपने दिव्य कष्टों पर विजय भी नहीं पाई है, वह इतने सारे शुद्ध यांग खजाने कैसे पैदा कर सकता है, और वो भी इतने अनमोल। अजीब, सचमुच अजीब। ऐसी अजीबोगरीब चीजों को एक ही आसान शब्द से समझाया जा सकता है। वो शब्द था किस्मत। केवल एक अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति ही ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकता है। तूफान आने ही वाला है। 16 की के 9 तत्व मोती जैसे शुद्ध यांग खजाने, कई सच्चे अमर और स्वर्ग के देवता इन्हें बहुत चाहेंगे। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट ने कुछ देर अकेले में सोचा। प्रणाम, लगता है मुझे चाचा से मिलने जाना होगा। जिया सम्राट बहुत पहले ही आदिम शाही कुल को छोड़कर अकेले निकल पड़े थे और अपना जियामांग वंश स्थापित कर लिया था। इस प्रकार वे आदिम शाही कुल के अन्य सदस्यों से बहुत कम ही मिलते थे। मास्टर ने संदेश भेजा है। स्काईफॉक्स ने निंग की ओर देखा, जिसने तुरंत ध्यान से सुना। उस धनुष की डोरी को छोड़कर उसने तुम्हारी बाकी सारी मांगें मान ली हैं। इसमें कुछ समय लगेगा, स्काईफॉक्स ने समझाया। गुरुजी अभी उसे पाने का कोई उपाय सोच रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने जिस धनुष की डोरी मांगी है वह तीनों लोकों की सबसे उत्तम धनुष डोरियों में से एक है। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे कोई जल्दी नहीं है। सामान्य स्थिति में ये कहना मुश्किल था कि वह अपने 16 की 9 तत्व मोतियों का आदान प्रदान अपने द्वारा मांगे गए खजानों के बदले कर पाएगा या नहीं। हालांकि चूंकि तूफान आने वाला था और मोती ऐसी वस्तुएं थीं जिनका तुरंत उपयोग किया जा सकता था, जबकि धनुष की डोरी का मिलान एक समान रूप से उत्कृष्ट धनुष से होना जरूरी था।
जहाँ तक तीनों लोकों के सर्वोच्च गुरु धनुर्धरों की बात है तो उनके पास पहले से ही अपने अपने पसंदीदा धनुष थे। इसलिए निंग को ये जानकर खुशी हुई कि ऐसे समय में जिया सम्राट इस आदान प्रदान में मदद करने को तैयार होंगे। आदिकालीन शाही कुल के सदस्य और दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट के शिष्य और दाऊफादर रेनड्रैगन के कथित आजीवन मित्र के रूप में। हालांकि इस तरह की धनुष तार ढूंढना मुश्किल है, जिया सम्राट को सफल होना ही चाहिए। निंग ने इंतजार करना चुना। स्काईफॉक्स ने अस्थायी रूप से हटने का निर्णय लिया। समय बीतता गया, पूरे 4 घंटे बीत गए। अब रात हो चुकी थी। स्काईफॉक्स एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुई। वरिष्ठ स्काईफॉक्स, आपके चेहरे के भाव से मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि धनुष की डोरी मिल गई है, निंग ने हंसते हुए कहा। गुरु ने काफी ऊर्जा खर्च की, लेकिन आखिरकार वे तुम्हारे लिए धनुष की डोरी ढूंढ ही लाए। स्काईफॉक्स मुस्कुराया और निंग को एक सुनहरा लौकी दिया। तुम्हारी सभी मनचाही चीजें इसी लौकी में हैं। जरा ध्यान से देखो। वे ग्रैंड जिया की शाही राजधानी में थे। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि निंग खजाने लेकर तुरंत भाग जाएगा। जी निंग को भूल जाए, यहाँ तक कि सीमलेस गेट और असंख्य दानव गुफा के सच्चे अमर और स्वर्गिक देवता भी ग्रैंड जिया की शाही राजधानी के भीतर जिया सम्राट को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। कितनी उदारता! ये लौकी एक उच्च स्तरीय अमर श्रेणी का जादुई खजाना है जो अपने भीतर एक छोटा सा आयाम समेटे हुए है, निंग ने हंसते हुए कहा। एक उपहार, स्काईफॉक्स ने बहुत ही सहज तरीके से कहा। निंग ने उस सुनहरे लौकी को अपने हाथों में थाम लिया और ध्यान से उसकी सामग्री का निरीक्षण किया। सुनहरे लौकी के भीतर शक्तिशाली आभा वाली स्पिरिट पिल्स तैर रही थीं, जिनमें से प्रत्येक में अत्यंत शुद्ध तात्विकी की अद्भुत मात्रा थी। ये सभी शुद्ध यांग स्तर की स्पिरिट पिल्स थीं। लौकी के भीतर बड़ी संख्या में कीमती वस्तुएं भी तैर रही थीं, जिनकी अंकल व्हाइट को अपनी संरचनाएं स्थापित करने के लिए जरूरत थी। फूक्सी स्टाफ संरचना के डंडों का एक सेट भी था जिसकी अंकल व्हाइट को जरूरत थी। फूक्सी स्टाफ संरचना के डंडों का सेट जितना शक्तिशाली होता, संरचनाओं की शक्ति उतनी ही अधिक होती। धनुष की डोरी, तीर, निंग ने जो देखा उससे वह पूरी तरह संतुष्ट था। सुनहरे गोले के भीतर एक काली धनुष की डोरी हवा में लटक रही थी और उसके पास कुल मिलाकर 100 ज्वलंत तीर थे। स्वाभाविक रूप से ये तीर केवल उच्च श्रेणी के अमर खजाने थे। पानी के नीचे की संपत्ति के भीतर, आहा, एक धनुष की डोरी आ गई। पास खड़ा काले वस्त्रधारी युवक बेहद उत्साहित था। गुरु, आप वाकई अद्भुत हैं। आप कोई दिव्य अमर भी नहीं हैं, फिर भी इतनी बढ़िया धनुष की डोरी हासिल कर पाए। हालांकि यह एक साधारण धनुष की डोरी है, ये किसी भी साधारण उच्च श्रेणी के शुद्ध यांग आत्मा खजाने से भी ज्यादा कीमती है। निंग मुस्कुराया और उसने धनुष पर स्वयं ही डोरी लगा दी। दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद गड़गड़ाहट, काला महाप्रलय तुरंत हवा में मंडराने लगा। उसके शरीर से प्रकाश काले पानी की लहरों की श्रृंखला की तरह झर रहा था। धनुष का शरीर स्पष्ट रूप से काले पानी जैसे प्रकाश से चमक रहा था, लेकिन जब प्रकाश धनुष की डोरी तक पहुंचा तो वह एक ज्वलंत प्रकाश में बदल गया। आहा, इस धनुष की डोरी के साथ मैं अब उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना आदिकाल में था। काले वस्त्र पहने युवक बेहद उत्साहित था। निंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। राहु धनुष एक उच्च श्रेणी का प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाना था। तार्किक रूप से कहें तो ऐसे खजाने को सामान्य परिस्थितियों में क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता था। हालांकि इसकी धनुष तार टूट गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि धनुष का ढांचा और धनुष तार वास्तव में गुणात्मक रूप से शक्ति में भिन्न थे। धनुष तार तुलनात्मक रूप से अधिक नाजुक थी। वास्तव में कुछ सच्चे देवता थे जो देवधनुष की धनुष तार को तोड़ सकते थे। अगर वे अचानक अपनी शक्ति छोड़ दें और पूरी शक्ति से धनुष तार खींचें तो धनुष तार टूट सकती थी। ऐसा करने के बाद वे टूटी हुई धनुष तार को और भी बेहतर धनुष तार से बदल देते थे। यही कारण था कि धनुष तार के नष्ट हो जाने के बाद भी राहु धनुष स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करके निंग पर आक्रमण करने में सक्षम था। अब मेरे पास मेरा धनुष और तीर हैं, जबकि मेरा स्टार सीजिंग हैंड चौथे चक्र में पहुंच गया है। हालांकि होवेई की तीरंदाजी में मेरा कौशल केवल बुनियादी स्तर का है, फिर भी यह अपार शक्ति प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। निंग उत्सुकता से भर गया। वह तीरंदाजी में सिर्फ बुनियादी स्तर पर ही कुशल था, लेकिन वह पूरी होवेई की तीरंदाजी की तुलना में बहुत कम था। तीनों लोगों के अन्य लोगों की तुलना में निंग को पहले से ही एक कुशल तीरंदाजा माना जा सकता था। आखिरकार वह हृदय बल का इस्तेमाल भी कर सकता था। हार्टफोर्स रहस्यमय और अथाह था। अन्य प्रकार की शक्तियों के विपरीत इसे महसूस करना और छूना बेहद मुश्किल था, लेकिन ये सचमुच असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। हृदय बल का उपयोग करने की क्षमता उन लोगों के बीच एक विभाजक कारक थी जो त्रिलोक के दिव्य धनुर्धर बनने में सफल रहे और जो नहीं बन पाए। निंग स्पष्ट रूप से उस द्वार से पहले ही गुजर चुका था और उसने होवेई की तीरंदाजी से दिव्य शक्ति का उपयोग करने की कुछ बारीकियां भी सीख ली थीं। अब यह एक उच्च श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक गॉडबो के साथ मेल खाता था और स्टार सीजिंग हैंड के साथ उसकी अपनी ताकत। जब मैं होवेई की तीरंदाजी में और भी गहरे स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं 10 लाख किलोमीटर के दायरे में किसी भी दुश्मन को आसानी से मार सकूंगा। निंग उत्सुकता से भर गया और इस तरह निंग एक बार फिर पानी के नीचे की जगह में दाखिल हुआ। 8-9 रहस्यमय कला का प्रशिक्षण लेने की तैयारी में। इससे पहले जब वह दुष्ट देवता रेड्सनो से लड़ रहा था तब निंग समझ गया था कि हालांकि उसका शरीर अभेद्य प्रतीत होता है, लेकिन अगर उसका सामना किसी सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता से हुआ तो वह आसानी से नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ानी थी। आखिरकार तीनों लोगों को हिला देने वाला एक तूफान आने वाला था।
जब भी संभव हो अपनी शक्ति बढ़ाना हमेशा एक अच्छा विचार था। चूंकि वह यंग फ्लेम कबीले के खिलाफ सचमुच पूरी ताकत से लड़ने वाला था, तो वह अपने बचने की संभावना को बेहतर बनाने के लिए कदम क्यों नहीं उठा सकता था। गला घोंटना। निंग एक के बाद एक स्प्रिट की गोलियां इतनी तेजी से निगलने लगा मानो मूंगफली खा रहा हो। वह उन्हें अपने शरीर में घोलने लगा। 8-9 रहस्यमय कला के तीसरे चक्र में प्रशिक्षण के लिए निंग को कुल 100 शीर्ष ग्रेड अमर रैंक वाली आत्मा गोलियों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। 8-9 रहस्यमय कला के छठे चक्र में प्रशिक्षण के लिए लागत 1000 गुना ज्यादा होगी। कुल मिलाकर 1 लाख उच्च स्तरीय अमर श्रेणी की स्पिरिट गोलियों की आवश्यकता होगी। ये लगभग 100 उच्च स्तरीय शुद्ध यांग स्पिरिट गोलियों के बराबर थी। अगर उसे इनके बदले खजानों का इस्तेमाल करना पड़े तो 16 की 9 तत्व मोतियों का एक सेट भी नाकाफी होगा। इस बार निंग ने सिर्फ 20 उच्च स्तरीय शुद्ध यांग स्पिरिट गोलियों के बराबर ही हासिल किया था। गड़गड़ाहट। निंग का शरीर बिना रुके गड़गड़ाने लगा। उसकी हड्डियां मानो पहाड़ से टकरा रही हों और उसका शरीर मानो 2 महाद्वीपों के टकराने से छिन्न भिन्न हो रहा हो। उसका दिव्य शरीर बार बार निखर रहा था और उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। 8-9 रहस्यमय कला का चौथा चक्र सफलता। 8-9 रहस्यमय कला का 5वां चक्र सफलता। वाह, निंग अंततः रुक गया। आधी स्पिरिट पिल्स इस्तेमाल करने के बाद मैंने आखिरकार 8-9 रहस्यमय कला के 5वें चक्र में महारत हासिल कर ली है। बची हुई स्पिरिट पिल्स, मुझे उन्हें अपने पास रखना चाहिए। जिंदगी मौत की लड़ाई में मौलिक की बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इन स्पिरिट पिल्स का इस्तेमाल मेरी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए किया जा सकता है। मेरा दिव्य शरीर अब एक उच्च श्रेणी के अमर खजाने के बराबर है। निंग को लगा जैसे उसके लात घूंसों में अब अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति समा गई है। उसका दिव्य शरीर सचमुच किसी जादुई खजाने जैसा था। उसकी गति भी अब एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। निंग स्वर्गीय खजानों के पहाड़ से चला गया। हालांकि वह वहां कुल मिलाकर केवल 2 दिन ही रहा था, उसकी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से आसमान छू रही थी। वह स्टार सीजिंग हैंड के चौथे चक्र और 8-9 रहस्यमय कला के 5वें चक्र तक पहुंच गया था। साथ ही उसने अपना राहु धनुष भी ठीक कर लिया था और यहाँ तक कि अंकल व्हाइट, जो संरचनाओं के उस्ताद थे, की शक्ति में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। राजा यान की संपत्ति। निंग राजा यान की जागीर के बाहर पहुंच गया। इस बार वह यंग फ्लेम कबीले से निपटने की योजना बना रहा था। वह उस व्यक्ति को कैसे भूल सकता था जो यंग फ्लेम कबीले से सबसे ज्यादा नफरत करता था, जो उन्हें बर्बाद करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। उसका चचेरा भाई युची जियुए। उसे कोई अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। वह सीधे राजा की संपत्ति में गया और उसने जल्दी से युची शियुए की संपत्ति ढूंढ ली। चचेरी बहन निंग और जियुए एक बरामदे में अकेले में मिल रहे थे। निंग ने अचानक आसपास की जगह पूरी तरह से बंद कर दी। क्या बात है? निंग का व्यवहार देखकर जियुए खुद को ये सवाल पूछने से नहीं रोक सकी। निंग ने धीरे से कहा, यंग फ्लेम कबीले के लिए अपने खून का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। जियु पूरी तरह से चौंक गई। वह तुरंत अपने पैरों पर कूद पड़ी। पुस्तक 15 अध्याय 19 ईस्ट हिल कमांडरी पर तानी गई तलवार। बेशक युची शियुए बदला लेना चाहती थी। बदले की खातिर वह अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती थी, यहाँ तक कि अपनी जान भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिता युची माउंट हमेशा से बदला लेने का सपना देखते थे। वह अपने पिता का सपना पूरा करने जा रही थी। युची वंश की खातिर वह ये सुनिश्चित करेगी कि उनका खून का कर्ज चुकाया जाए। लेकिन वह ये भी जानती थी कि यंग फ्लेम कबीला कितना शक्तिशाली है। जी निंग ने तो 1 सदी से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया था, तो वह यंग फ्लेम कबीले का मुकाबला कैसे कर सकता था। छोटे भाई, इतना पागल मत हो जाओ, जियु ने चिंतित होकर कहा। चचेरे भाई, चिंता मत करो, मेरे पास पहले से ही एक योजना है, निंग ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि मुझे यंग फ्लेम कबीले के दिव्य अमरों को मारने में सक्षम होने का भरोसा नहीं है। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। युची जियुए अभी भी बहुत चिंतित थी। क्या तुम सचमुच आश्वस्त हो? जरूर, निंग ने सिर हिलाया। उसके पास पहले से ही एक सर्वोच्च दिव्य अमर की शक्ति थी। अब वह पैट्रियार्क गोल्डक्लॉक और पैट्रियार्क डेडवुड को कोई महत्व नहीं देता था। केवल पैट्रियार्क इन्फेचुएशन ही उसके लिए थोड़ा खतरा था। लेकिन इसके बावजूद अब वह बस वहीं खड़ा रहकर पैट्रियार्क इन्फेचुएशन को अपनी इच्छानुसार हमला करने दे सकता था। उसका शरीर, जो अब 8-9 रहस्यमय कला के 5वें चक्र द्वारा सुरक्षित था, वार की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। इसके अलावा इस बार वह घात लगाकर हमला नहीं करेगा, बल्कि वह भरपूर तैयारी करके उन्हें चुनौती देने जा रहा था। छोटे भाई, इतनी जल्दी मत करो, हमें सचमुच जल्दी करने की जरूरत नहीं है, शियू ने जल्दी से कहा। हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं। जब तक तुम और ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाते तब तक इंतजार करते हैं। मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। छोटे भाई, मेरे परिवार में अब कोई और सदस्य नहीं बचा है। मैं सचमुच तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। चचेरे भाई, क्या मैं जल्दबाज और उतावला किस्म का हूँ? निंग ने पूछा। जियुए चौंक गया। उसने अपनी यादों में सोचा। हालांकि निंग कभी कभी बहुत उग्र हो जाता था, फिर भी वह हर मामले को बहुत कुशलता से संभालता था। उदाहरण के लिए, जब उसने अमर नियति सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया तो कई लोगों का मानना था कि चूंकि उसने केवल 30 साल का प्रशिक्षण लिया था, इसलिए उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिरकार वह सम्मेलन का विजेता बन गया। पिछली बार उस पर 4 शक्तिशाली दिव्य अमरों ने घात लगाकर हमला किया था। वह पूरी तरह से अचंभित था, इसीलिए उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। और फिर भी उसने यंग फ्लेम कबीले को वह नहीं मिलने दिया जो वे चाहते थे।
ये देखते हुए कि निंग अब इतनी सावधानीपूर्वक योजनाएं और तैयारियां बना रहा था और ये देखते हुए कि उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी, स्वाभाविक रूप से उसे अपनी योजनाओं पर काफी हद तक विश्वास था। हालांकि कोई निश्चितता जैसी कोई चीज नहीं थी। निंग ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसे अपनी योजनाओं पर 100% भरोसा है। उदाहरण के लिए यंग फ्लेम कबीले जैसा कोई प्राचीन कबीला अचानक किसी सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता को प्रकट कर सकता था। उस समय निंग बस उसे देखता ही रह जाता। फिर भी निंग जो जानता था उसके आधार पर यंग फ्लेम कबीले में कोई भी शुद्ध यांग सच्चा अमर या स्वर्ग के देवता नहीं होने चाहिए। तुमने सचमुच फैसला कर लिया है? जियू ने निंग की ओर देखा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। मैं बस तुम्हें बताने आया हूँ चचेरे भाई, इससे पहले कि मैं असल में सब कुछ करूँ। छोटे भाई, अब मैं सचमुच तुम्हारी असलियत नहीं समझ पा रही हूँ। जब से तुम ग्रैंड जिया की दुनिया में लौटे हो, मैं तुम्हारी असलियत नहीं समझ पा रही हूँ। हालांकि दादाजी ने सच कहा था, अब तुम बहुत शक्तिशाली हो। जियू ने निंग की तरफ देखा। दांत पीसते हुए उसकी आंखों में एक उग्रता झलक आई और उसने कहा, जब तुम यंग फ्लेम कबीले से निपटने जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मेरे साथ आओगी? निंग हैरान थी। वह तो बस एक आदिम दाववादी थी। छोटे भाई, तुम जाकर ज्यादा शक्तिशाली अमर साधकों को मार डालो। कमजोर और नश्वर साधकों की बात उन सबको मेरे हवाले कर दो। अतीत में मेरे युची कुल के सभी सदस्य, पुरुष और महिलाएं, बच्चे और बूढ़े, साधक और नश्वर, सभी का वध कर दिया गया था। उनमें से एक भी कत्लेआम से नहीं बचा। शियुए ने घृणा से दांत पीस लिए। अतीत में उन्होंने मेरे युची कुल के साथ जो किया था, मैं उन्हें उसका बदला दूंगी। मनुष्यों को मारना? निंग ने सिर हिलाया। नहीं, तुम एक अमर साधक हो, नश्वरों को मारने से भारी पाप लगेगा। इसके अलावा यंग फ्लेम कुल में कुल के लोग बहुत ज्यादा हैं। इतने सारे नश्वरों को मारने के लिए कर्म पाप ज्वालाएं तुरंत स्वर्ग से उतर आएंगी। तुम्हारी शक्ति के स्तर को देखते हुए कर्म पाप ज्वालाएं तुम्हें तुरंत भूनकर मार डालेंगी। जिनका पाप स्तर कम होता है वे एक संक्षारक पाप आभा से घिरे होते हैं। जिनका पाप स्तर ज्यादा होता है वे पाप के रक्तिम प्रकाश से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं में से 11 पाप के रक्तिम प्रकाश से घिरे हुए थे। अगर किसी का पाप स्तर और भी ज्यादा होता तो कर्म की ज्वालाएं उतर आती। साधारण अमर और पृथ्वी अमर कर्म की ज्वालाओं के उतरने से तुरंत जलकर मर जाते। केवल सचमुच भयानक राक्षस ही कर्म की पाप ज्वालाओं में जीवित रह सकते थे। उसका चचेरा भाई निश्चित रूप से कर्म की पाप ज्वालाओं का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। मेरे कई मातहत हैं, मैं उनका नेतृत्व करूंगा, बल्कि मैं सैनिकों के एक बड़े समूह को भी अपने साथ आने का आदेश दूंगा। उसकी चचेरी बहन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम बलवानों को मारते हो, वे नश्वरों को मार सकते हैं। यंग फ्लेम कबीले ने यही किया था। फिर भी सेनापति होने के नाते पाप की एक मात्रा आपके चारों ओर भी एकत्रित होगी। यंग फ्लेम कुल में लाखों अमर साधक हैं। जहां तक नश्वर साधकों की बात है, उनकी संख्या कम से कम करोड़ों में है। ये कहना मुश्किल है कि उनकी संख्या कितनी है। पाप के अनगिनत छोटे छोटे कण आपके ऊपर एकत्रित होंगे और कम से कम आपके शरीर पर पाप का रक्तिम प्रकाश तो होगा, निंग ने कहा। उसके चचेरे भाई की आंखें पूरी तरह लाल थीं। मुझे डर नहीं है, मैंने इस दिन का बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। मैं किसी भी तरह सहमत नहीं हो सकता। निंग खड़ा हो गया। मेरी खबर का इंतजार करो। स्वूश, निंग सीधे हवा में उड़ गया और ग्रैंड जिया की शाही राजधानी के ऊपर आसमान से तुरंत गायब हो गया। जियुई एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने एक भयंकर हताश चीख मारी। उसका मन कर रहा था कि जाकर मार डाले। निगल पर्वत। निंग अंकल व्हाइट को स्वेलो माउंटेन वापस ले गया। उसने लिटिल किंग को भी अपने पास बुलाया और दोनों मिलकर म्यू नॉर्टसन के कमरे में गए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। नॉर्टसन ने निंग की ओर देखा। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें लाल थीं। क्या अब हम यंग फ्लेम कबीले में जा रहे हैं? बिल्कुल मास्टर जी, इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, लिटिल किंग ने उत्साह से कहा। मास्टर जी, मैं भी जाना चाहता हूँ, निंग ने भौहें चढ़ाईं। मुझे लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें स्वेलो माउंटेन पर रहना है और उसकी रखवाली करनी है। मालिक, देखो। लिटिल किंग का शरीर टिमटिमा उठा। तुरंत एक दूसरी सफेद वस्त्रधारी लिटिल किंग उसके बगल में प्रकट हुई। दोनों से शून्य स्तर के पृथ्वी अमर की आभा निकल रही थी। मुझे पता है कि तुम्हारा एक प्राइमल ट्विन है ना? तुम्हारा प्राइमल ट्विन भी शून्य स्तर का पृथ्वी अमर बन गया है। निंग ने कुछ आश्चर्य से कहा। उसके पास ढेरों खजाने थे, स्वाभाविक रूप से वह लिटिल किंग और अंकल व्हाइट के साथ उनके साथ कंजूसी नहीं करेगा। अंकल व्हाइट ने प्राइमल ट्विन नहीं बनाया था, क्योंकि प्राइमल ट्विन बनाने के लिए किसी की आत्मा का विभाजन जरूरी होता है, जिससे दोनों आत्माओं की शक्ति बहुत कम हो जाती है। अंकल व्हाइट को पता था कि निंग यंग फ्लेम कबीले से निपटने वाला है, इसलिए वह अपनी शक्ति कम करने को तैयार नहीं था। हालांकि लिटिल किंग शुरू से ही जीवित रहने में माहिर थी। स्वाभाविक रूप से उसने बहुत पहले ही एक प्राइमल ट्विन तैयार कर लिया था। अब तक उसका प्राइमल ट्विन भी शून्य स्तर का पृथ्वी अमर बन चुका था। मेरा प्राइमल ट्विन यहाँ स्वेलो माउंटेन पर रह सकता है। यह विशाल संरचनाओं को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है, लिटिल किंग ने जल्दी से कहा। गुरु, मैं आपका आत्मिक जानवर हूँ। आप युद्ध करने जा रहे हैं, मैं आपके साथ कैसे न जाऊँ? इसके अलावा आपको मेरी सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं ग्रेटर स्पेटियल टेलीपोर्टेशन का उपयोग करता हूँ तो मैं आपसे कहीं ज्यादा तेज हूँ। आपको दाव सील का उपयोग करना होगा, जबकि मैं इस तकनीक का सीधे उपयोग कर सकता हूँ। निंग ने सिर हिलाया। ठीक है,
लेकिन तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। बिल्कुल, आप मेरे स्वामी हैं, लिटिल किंग ने हंसते हुए कहा। हम। निंग ने सिर हिलाया, फिर नॉटसन की ओर देखा। जूनियर प्रशिक्षु भाई, मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। कल सुबह हम यंग फ्लेम कबीले के नियंत्रण वाली 3 कमांडरियों में से एक, ईस्ट हिल कमांडरी, जाएंगे। यंग फ्लेम कबीला नॉर्थमोस्ट कबीले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसके पास 3 पूर्ण कमांडरी थीं। इस प्रकार उनका मुख्यालय भी 3 भागों में बटा हुआ था, या कम से कम खुफिया रिपोर्टों से यही पता चला। हर एक मुख्यालय बहुत ज्यादा जमीन पर फैला था और कुलों के सदस्यों की संख्या करोड़ों में थी। कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा अमर साधक थे। यह निश्चित रूप से कुछ सबसे बड़े कबीलों के बराबर था। हर मुख्यालय की शक्ति स्टिलवाटर कमांडरी में नॉर्थमोस्ट कबीले के मुख्यालय के बराबर थी। 3 महान मुख्यालय, निंग केवल एक को चुनने में सक्षम था। ठीक है, नॉटसन की आंखों में एक तेज चमक उठी। कल, ठीक है, तो कल। उसने निंग की ओर थोड़ी चिंता से देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, अगर तुम्हें इसे अंजाम देने का भरोसा नहीं है तो मत जाओ। सिर्फ इसलिए कि मैं बदला लेना चाहता हूँ, इतना पागल मत हो जाना। नॉटसन को चिंता थी कि निंग जल्दबाजी कर रहा है। यंग फ्लेम कबीले के साथ मेरे मतभेद पानी और आग की तरह अटूट हैं। मैं अपना समय बिताने और उसे सहने को तैयार था, लेकिन यंग फ्लेम कबीले ने मुझे समय देने से इनकार कर दिया, निंग ने कहा। यंग फ्लेम कबीले की नज़र में मैं एक संभावित खतरा हूँ। वे मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे। निंग जितना लंबा जीवन जीता, यंग फ्लेम कबीला उतना ही चिंतित होता। आखिरकार निंग की प्रगति की गति बहुत तेज थी। ठीक है, नॉटसन ने हल्के से सिर हिलाया। आराम करो। निंग हंसा, फिर नॉटसन के कंधे पर प्यार से थपथपाया। आज रात थोड़ा आराम करो और अपनी ऊर्जा वापस पालो। कल हम यंग फ्लेम कबीले के खिलाफ अपनी असली लड़ाई शुरू करेंगे। हमारा सामना एक ऐसे प्राचीन कबीले से होगा जो अनगिनत सालों से अस्तित्व में है, और उसके पास जितने भी हथकंडे हैं उनका सामना करना होगा। अकेले अमर साधकों की संख्या कम से कम 10 लाख से ज्यादा है। 10 लाख साधकों की कल्पना करके नॉटसन का दिल कांप उठा। हालांकि ज्यादातर साधक जिफू के शिष्य ही थे, फिर भी संख्या का अपना एक अलग ही गुण था। इसके अलावा यह एक पूरी जनजाति का मुख्यालय था। ये संरचनाओं की परतों से घिरा होगा, और यहाँ तक कि अगर कोई दिव्य अमर भी अंदर घुस आए तो शायद नष्ट हो जाएगा। केवल निंग ही 8-9 रहस्यमय कला के 5वें चक्र पर भरोसा करके सीधे हमला करने की हिम्मत कर सकता था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। नॉटसन ने चिंता से निंग की ओर देखा। हालांकि वह भी लड़ने वाला था। उसने खुद को मानसिक रूप से मौत के लिए पहले ही तैयार कर लिया था। इसके अलावा उसकी और उन 4 दिव्य अमरों की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। इसलिए उच्च स्तरीय लड़ाइयाँ मुख्य रूप से निंग की शक्ति पर निर्भर करती थीं। हा, निंग हंसा। मुझे कम मत आंको अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। रात थी, पानी की तरह ठंडी थी। निंग छत पर अकेला बैठा था और आसमान में चमकते चांद की ओर देख रहा था। कल मैं यंग फ्लेम कबीले के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। पिताजी, माँ, बस देखते रहो। ग्रैंड जिया राजवंश के 10 सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक, यंग फ्लेम कुल। मैं उन्हें ऊपर से नीचे तक हिला दूंगा, निंग ने धीरे से कहा। फिर उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई शराब की बोतल से एक बड़ा घूंट लिया, जिससे शराब छलककर उसकी छाती पर बहने लगी। काश उसके पिता और उसकी माँ ये सब देख पाते। पहले तो उसके पिता और माँ भी नहीं चाहते थे कि वह स्नोड्रैगन पर्वत से कोई समझौता करे। स्नोड्रैगन पर्वत तो बरसों पहले ही नष्ट हो चुका था। आजकल निंग की नज़र में वह एक छोटे से स्थानीय संप्रदाय से ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे संप्रदाय का विनाश ही सरलता थी। यंग फ्लेम कबीला अब ये वास्तव में एक कठिन समस्या थी। हालांकि यह एक कठिन समस्या से अधिक कुछ नहीं था। यंग फ्लेम कबीले के 4 दिव्य अमरों ने उसके विरुद्ध कार्य किया था, लेकिन तब वे उसका कुछ भी सफलतापूर्वक नहीं कर पाए थे। अब की तो बात ही छोड़िए। अगले दिन भोर जी निंग, म्यू नॉटसन, अंकल व्हाइट और लिटिल किंग सभी एक साथ स्वेलो माउंटेन के आसमान में उड़ गए। 2 युवक, एक बड़ा बर्फीला सफेद शिकारी कुत्ता, एक नीला सांप। यह एक अजीबोगरीब सभा थी, और यह वही सभा थी जो प्राचीन यंग फ्लेम कबीले से निपटने के लिए आगे आने वाली थी। वे सीधे यंग फ्लेम कबीले के मुख्यालय पर हमला करने वाले थे। चलो चलें। निंग ने अपनी मौलिक शक्ति का प्रयोग किया और शून्य पलक झपकने से पहले सभी को इससे ढक लिया। ईस्ट हिल कमांडरी, यह एक बहुत ही दूरस्थ कमांडरी थी जिसके भीतर कई पहाड़ और नदियां थीं। आकार की दृष्टि से ये स्टिलवाटर कमांडरी से काफी बड़ी थी। ओल्जेट पर्वत श्रृंखला ईस्ट हिल कमांडरी की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला थी, क्योंकि लगभग 10 लाख किलोमीटर तक फैली यह विशाल पर्वत श्रृंखला यंग फ्लेम कबीले के 3 मुख्यालयों में से एक थी। यहाँ यंग फ्लेम कबीले के लोगों की संख्या अथाह थी, जिनमें अमर साधकों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा थी। जहाँ तक अनगिनत युगों से यहाँ स्थापित संरचनाओं और प्रतिबंधों की संख्या का सवाल है, तो वह और भी अथाह थी। फुश, अचानक हवा में 4 आकृतियां प्रकट हुईं। 2 युवक, एक बड़ा बर्फीला सफेद शिकारी कुत्ता और एक नीला सांप। पुस्तक 15, अध्याय 20, ओल्ड डेमन विंडराइजर। जी निंग और बाकी लोग दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखला को घूर रहे थे, जो आंखों की पहुंच से दूर तक फैली हुई थी। हालांकि वे अभी तक अंदर नहीं गए थे, फिर भी उन्होंने पर्वत श्रृंखला के भीतर से निकलती शक्ति और पराक्रम की लहरों को महसूस किया। यह एक विशाल संरचना की शक्ति थी जो लगातार सक्रिय थी और पर्वतों की रक्षा कर रही थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, हम अंदर कैसे जाएं? म्यू नॉटसन ने घबराहट में पूछा। छोटी किंग ने आगे देखा, फिर मन ही मन बुदबुदाई, असंख्य नश्वर, 10 लाख से ज्यादा अमर साधक।
कौन जाने इस तरह के प्राचीन मुख्यालय की रक्षा के लिए कितनी संरचनाएं स्थापित की गई हैं, जो अनगिनत युगों से अस्तित्व में है। यंग फ्लेम कबीले के दिव्य अमरों की आने वाली पीढ़ियों ने निश्चित रूप से कई संरचनाएं स्थापित करने का प्रयास किया होगा। ऐसी जगह तो मानो लोहे की दीवार जैसी है। हम अंदर कैसे जाएं? हमें क्या करना चाहिए? छोटी किंग ने पास खड़ी निंग की ओर देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई नॉर्टसन ने भी निंग की ओर देखा। ऐसी जगह को देखते हुए उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वहां कैसे प्रवेश किया जाए। इसकी सुरक्षा बहुत कड़ी थी। ये ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला की तुलना में कहीं अधिक कड़ी सुरक्षा वाला स्थान था। हालांकि यह यंग फ्लेम कबीले के 3 ठिकानों में से एक था, फिर भी यह स्टिलवाटर के नॉर्थमोस्ट कबीले के मुख्यालय से कहीं बेहतर था। यंग फ्लेम कबीले ने निश्चित रूप से फिंगगॉड युग से लेकर आज तक अनगिनत वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में दिव्य अमर प्राणियों को जन्म दिया था। इतने प्राचीन कबीले के मुख्यालय में प्रवेश करना शायद उतना ही खतरनाक था जितना कि स्वेलो पर्वत में प्रवेश करना, जिसकी रक्षा माउंट इनहॉर्ट लीग की भव्य संरचनाओं द्वारा की जाती थी। जाहिर है हम जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते। निंग ने सिर हिलाया। ये संरचनाओं से भरा हुआ है। एक बार जबरदस्ती अंदर घुसने के बाद हम तुरंत संरचनाओं में फंस जाएंगे। जब ब्लड क्लाउड हॉल ने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी तब निंग ईस्टवुड पर्वत श्रृंखला की संरचनाओं में फंस गया था। अंततः उसे भागने के लिए एक ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील का इस्तेमाल करना पड़ा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नॉर्थसन ने पूछा। क्या तुम भूल गए कि मैं निषिद्ध क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गया? निंग ने नॉर्थसन की ओर देखा। नॉर्थसन चौंक गया। मैं ओल्डजेड पर्वत श्रृंखला में घुसपैठ करने के लिए भी यही तरीका अपनाऊंगा, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 8-9 रहस्यमय कला के साधक पूरे 3 लोकों में सबसे रहस्यमय और गुप्त व्यक्ति थे। वे इस कला का इस्तेमाल करके अमर निवासों या यहाँ तक कि दिव्य दरबार में भी आसानी से घुस सकते थे। बस 2 घंटे बाद निंग की मोबाइल अमर संपत्ति के भीतर। मुझे छोड़ दो सीनियर, मुझे छोड़ दो सीनियर। अगर मुझ यंग फ्लेम ब्लैकबर्न ने किसी भी तरह से आपको ठेस पहुंचाई है सीनियर, तो कृपया मुझे बताएं। एक लंबा दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी अपने सामने खड़े नकाबपोश काले लबादे वाले आदमी को दहशत से घूर रहा था। उसने पलटवार करने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि यह आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर था। वह स्पष्ट रूप से पहले एक कमांडरी शहर में था, लेकिन यह व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ जिसने उसे एक साधारण दाव डोमेन के माध्यम से पूरी तरह से पंगु बना दिया। फिर उसे एक मोबाइल अमर संपत्ति में खींच लिया। उसके दाव डोमेन के इतने शक्तिशाली होने के लिए यह व्यक्ति संभवतः उसे यंग फ्लेम ब्लैकबर्न को एक ही विचार से मार सकता है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम पहले ही मर चुके होते, काले वस्त्र पहने नकाबपोश आदमी ने कर्कश आवाज में कहा। ब्लैकबर्न ने चुपके से राहत की सांस ली। अगर इस रहस्यमयी व्यक्ति ने सचमुच उसे तुरंत मार डाला होता तो यह वाकई एक बहुत ही दर्दनाक मौत होती। उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, ये जूनियर जरूर आपकी हर संभव मदद करेगा। ओह, काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति हंसने लगा। मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी याददाश्त खंगालना चाहता हूँ। मेरी याददाश्त जांचिए। ब्लैकबर्न हैरान रह गया। उसने बेचैनी से कहा, वरिष्ठ, मैं तुम्हारी आत्मा की जांच करूंगा। अगर तुम विरोध नहीं करोगे तो शायद इसके दुष्प्रभाव उतने बुरे नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम विरोध करोगे तो मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। नकाबपोश काले वस्त्र पहने आदमी ने कहा, तुम इसे स्वेच्छा से स्वीकार करोगे या नहीं? ब्लैकबर्न दुखी और लाचार महसूस कर रहा था। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उसने दांत पीसते हुए कहा, ये जूनियर तैयार है। हम नकाबपोश काले वस्त्र पहने आदमी ने तुरंत हाथ बढ़ाया, ब्लैकबर्न के सिर पर अपना हाथ दबाया, फिर 1000 स्टार सोलर स्कोरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। मध्य हवा में निंग एक बादल के ऊपर खड़ा था। उसने हल्के से सिर हिलाया। पहला एक आदिम दाववादी था। आदिम दाववादियों का यंग फ्लेम कबीले में काफी ऊंचा दर्जा है और वे काफी कुछ जानते हैं। मैंने जो देखा ईस्ट हिल कमांडरी में, वहां के निवासियों के बीच एक स्पष्ट स्तरीकरण है, साथ ही कई स्तर की संरचनाएं भी हैं। यंग फ्लेम ब्लैकबर्न जैसे आदिम दाववादी को भी कमांडरी के कुछ ही क्षेत्रों में जाने की अनुमति थी और वह केवल कुछ संरचनाओं को बाईपास करने के तरीके ही जानता था। इस आत्म मंथन के परिणामस्वरूप उन्हें इस विशेष क्षेत्र में स्थापित भव्य संरचनाओं के बारे में जानकारी मिली। ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक आदिम दाववादियों को ढूंढने और गहन जांच करने की आवश्यकता है। स्वूश, निंग ने तुरंत एक खाली पलक झपकाई और गायब हो गया। निंग ने ईस्ट हिल कमांडरी के यंग फ्लेम कबीले के कई आदिम दाववादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अलग अलग आदिम दाववादियों की अलग अलग हैसियत थी। कुछ को अपने मुख्यालय की रक्षा करने वाली संरचनाओं के बारे में बहुत कुछ पता था, जबकि कुछ को बस थोड़ी बहुत। धीरे धीरे निंग ने ईस्ट हिल कमांडरी की ओल्डजेड पर्वत श्रृंखला के भीतर की संरचनाओं की एक सामान्य तस्वीर बनानी शुरू कर दी। उसने जो भी जानकारी थी उसे अंकल व्हाइट को बता दिया। अंकल व्हाइट संरचनाओं के महारथी थे। वे निश्चित रूप से प्रवेश करने के लिए एक बेहतर विधि के साथ आने में सक्षम थे। हा, तुम मेरी आत्मा की जांच करना चाहते हो? एक नीला वस्त्रधारी आदमी जोर से हंसा। जैसा मैंने सोचा था, तुम वही हो जिसके बारे में कुलपिताओं ने बात की थी, है ना? जी निंग, अच्छा नहीं। नकाबपोश काले वस्त्र पहने प्राइमल ट्विन निंग को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत इच्छा शक्ति से वाह, कहीं से एक तलवार की रोशनी प्रकट हुई जो सीधे नीले वस्त्रधारी व्यक्ति के शरीर को भेदती हुई उसे 2 टुकड़ों में काट डाला। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति का आदिम कछुआ सांप तुरंत बाहर उड़ गया, लेकिन जैसे ही तलवार की रोशनी उसकी ओर बढ़ी, आदिम कछुआ सांप भी चकनाचूर हो गया। उसके भीतर की मानव रूपी आत्मा पुनर्जन्म के लिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगी।
क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ आत्मा विस्फोट की कोशिश करने से तुम मेरी आत्मा शोधन प्रक्रिया से बच जाओगे? निंग ने अपने हाथ में एक काला रत्न पकड़ा हुआ था। उस काले रत्न में एक शक्तिशाली आकर्षक शक्ति उत्पन्न हो रही थी, जिसने उस आदमी की आत्मा को अंदर खींच लिया। किसी आदिम दाववादी को मारकर उसके आदिम कछुआ सांप को नष्ट करने पर आमतौर पर उसकी आत्मा भी नष्ट हो जाती है। हालांकि निंग की शक्ति उसके शत्रु से कहीं ज्यादा थी। वह आदिम कछुआ सांप को नष्ट कर सकता था, लेकिन आत्मा को बरकरार रख सकता था। उसकी योजना उसे इकट्ठा करके फिर उसकी आत्मा को नष्ट करने की थी। आत्माओं का अभिशाप। हा हा हा। नीले वस्त्रधारी आदमी की मानव आकार की आत्मा ने एक बेमिसाल बेतहाशा हंसी निकाली। उसकी आत्मा टूटने लगी और फिर पूरी तरह से बिखर गई। क्या? एक क्षण बाद निंग ने अपने आप से एक आह भरी। पर्याप्त शक्तिशाली आत्माओं वाले विशेषज्ञ अपनी आत्माओं को विभाजित करने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए, बहुत पहले निंग ने खुद अपनी आत्मा को विभाजित करके अपना प्राइमल ट्विन बनाया था। लेकिन इस व्यक्ति ने जो किया वह उसकी आत्मा को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिससे वह बिखर गई। उसने सचमुच अपनी आत्मा ही तोड़ दी। निंग ने मन ही मन आह भरी। लगता है यंग फ्लेम कबीले में कुछ बेहद वफादार लोग हैं। वह अनुमान लगा पाया कि मैं जी निंग हूँ। वह काफी होशियार था। निंग को वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही कई आदिम दाववादियों की आत्मा की जांच कर ली थी, जिससे उसे पता चला कि यंग फ्लेम कबीले के दिव्य अमरों ने यंग फ्लेम कबीले के सभी सदस्यों को बेहद सावधान रहने का आदेश दे दिया था। उन्हें जी निंग पर नजर रखनी थी, जो चुपके से उनके कबीले में घुसपैठ कर रही थी। पिछली बार 4 दिव्य अमरों ने मिलकर मुझ पर हमला किया था। हालांकि वे असफल रहे, लेकिन वे ये जान पाए कि मैं संभवतः 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षित हूँ। निंग ने मन ही मन सोचा, 8-9 रहस्यमय कला के साधक रूपांतरण और छल कपट में अत्यधिक कुशल होते हैं। यह अजीब होगा अगर यंग फ्लेम कबीला सावधानी न बरते, लेकिन अगर वे सावधानी बरते तो क्या 3 लोगों में 8-9 रहस्यमय कला के साधक दिव्य दरबार जैसी कड़ी सुरक्षा वाली जगहों में भी अपनी इच्छानुसार प्रवेश और प्रस्थान कर सकते हैं। यह एक राजा का दाव था। हालांकि वे जानते थे कि निंग ने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया है, फिर भी कोई रास्ता नहीं था जिससे वे उसे ओल्ड रेड पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से रोक सकें। लेकिन इसके बावजूद चूंकि दुश्मन तैयार था, इसलिए उसके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना कठिन होगा। यंग फ्लेम को शायद इस आदिम दाववादी की मौत के बारे में पहले से ही पता होगा। हालांकि वह तो बस एक ही व्यक्ति है। यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए, निंग ने मन ही मन सोचा। यंग फ्लेम कबीला एक विशाल संगठन था। चूंकि यह खतरनाक अंतर्धाराओं का युग था, इसलिए एक भी आदिम दाववादी की मौत को कोई बड़ी बात नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन अगर लगातार 2 लोग मर गए तो शायद ये ध्यान आकर्षित करेगा। मैं अभी इसे यहीं छोड़ता हूँ। अंकल व्हाइट। काले वस्त्र पहने निंग अपनी गतिशील अमर संपत्ति के भीतर एक हॉल में चले गए। हॉल के अंदर अंकल व्हाइट, म्यू नॉर्थसन और लिटिल किंग थे। कैसा रहा? अंकल व्हाइट ने देखा। हालांकि मैंने पकड़े गए हर व्यक्ति की तुलना स्वर्गीय खजाने पर्वत की खुफिया रिपोर्टों में देखे गए लोगों से ध्यानपूर्वक की थी, फिर भी अंत में अप्रत्याशित रूप से मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो मृत्यु से नहीं डरता था। काले वस्त्र पहने निंग ने अपना सिर हिलाया। उस युवा ज्वाला शून्य ने आत्महत्या कर ली। मैं तो उसकी आत्मा की जांच भी नहीं कर पाया। किसी भी बड़े कुल में हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने कुल के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार होंगे। अंकल व्हाइट ने सिर हिलाया। कुल मिलाकर मैंने 8 आदिम दाववादियों की आत्मा की जांच की है। यंग फ्लेम कबीले के ईस्ट हिल कमांडरी मुख्यालय के बारे में मुझे पहले ही काफी जानकारी मिल चुकी है। काले वस्त्र पहने निंग ने कहा, हमें उन संरचनाओं से कैसे निपटना चाहिए यह आप पर निर्भर करेगा अंकल व्हाइट। मुझे इस पर विचार करने दीजिए। अंकल व्हाइट ने सिर हिलाया। 8 आदिम ताओवादियों की स्मृतियों में उनके कबीले के मुख्यालय की रक्षा करने वाली संरचनाओं के कुछ हिस्से शामिल थे। निंग ने सब कुछ एक जेड पट्टी पर दर्ज किया और फिर उसे अंकल व्हाइट को सौंप दिया। इन निष्कर्षों पर विचार करते हुए अंकल व्हाइट ओल्ड जेड पर्वत श्रृंखला के आसपास की संरचनाओं के बारे में एक मोटे निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम हुए। ईस्ट हिल कमांडरी की ओल्ड जेड पर्वत श्रृंखला के भीतर 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह पर्वत श्रृंखला बेहद विशाल थी। इस पर्वत श्रृंखला में कुछ मैदान, झीलें और उनके भीतर बड़ी संख्या में सेनापति नगर भी थे। वहाँ बहुत सारे सेनापति नगर थे जो 100 या 1000 किलोमीटर तक फैले हुए थे और उनमें बड़ी संख्या में आम लोग रहते थे। हर एक नगर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का भरण पोषण करने में सक्षम था। झीलें, मैदान, नदियाँ, पहाड़, हर जगह कमांडरी शहर बसे हुए थे। ओल्ड जेड पर्वत श्रृंखला निश्चित रूप से यंग फ्लेम कबीले का निर्विवाद इलाका था। कुलपिता, एक युवक तेज गति से एक महल की ओर दौड़ता हुआ आया। यह महल पूरी तरह से सफेद जैद से बना था और इसके चारों ओर बड़ी संख्या में सुंदर दासियां थीं। इनमें से प्रत्येक दासी को अद्वितीय सुंदरियां कहा जा सकता है। कुछ ने इतने कम कपड़े पहने थे कि मानो वे नग्न हों। उनके जालीदार कपड़ों के बीच से उनके नंगे शरीर दिखाई दे रहे थे। हालांकि कुछ धनी कुलीन महिलाओं जैसी दिख रही थीं, जबकि अन्य युवतियां। युवक ने अपना गला साफ किया। ये दासियां सुंदरियां थीं जिन्हें कुलपति ने विश्व भर से ढूंढा था और फिर यहाँ केवल उनकी सेवा करने के लिए एकत्रित की थीं। ये कुलपिता यहाँ ओल्ड जेड पर्वत श्रृंखला में एक बहुत ही विशेष दर्जा प्राप्त एक अमर प्राणी था। वह एक अमर प्राणी था जो 10 लाख से भी ज्यादा वर्षों तक जीवित रहा था। अमर विंडरेजर। हालांकि बाहरी लोग उसे शायद ही कभी अमर कहते थे, ज्यादातर लोग उसे बूढ़ा दानव विंडरेजर कहते थे। वह सचमुच एक दुष्ट व्यक्ति था। क्या बात है,
एक काले बाल और काली दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दो खूबसूरत महिलाओं के साथ लिपटा हुआ था और काफी खुश और शांत लग रहा था। कुलपति, तीसरे चाचा गुरु, वह युवक जल्दी से घुटनों के बल गिर पड़ा। वह चिल्लाया, तीसरे चाचा गुरु मर गए क्या? बूढ़े दानव विंडराइजर का चेहरा तुरंत ही काफी बदल गया। यंग फ्लेम कबीले के ईस्ट हिल कमांडरी में वर्तमान में निवास करने वाले आदिम दाववादियों में विंडरेजर जिस प्रशिक्षु भतीजे को सबसे ज्यादा पसंद करता था वह यंग फ्लेम शुन था। हालांकि शुन उसका शिष्य नहीं था, फिर भी वह उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता था। दरअसल उसे लगता था कि यंग फ्लेम शुन अपने बचपन की हूबहू नकल है। वह हर तरह के घृणित काम करने को तैयार था, लेकिन यंग फ्लेम कबीले के प्रति पूरी तरह और पूरी लगन से वफादार था। इसके अलावा वह बहुत प्रतिभाशाली भी था, इसलिए बूढ़ा दानव विंडरेजर अक्सर यंग फ्लेम जून को बाहरी दुनिया में अपने कामों के लिए नियुक्त करता था। आखिरकार बाहरी दुनिया में खतरों और परीक्षाओं का सामना करके ही कोई सच्चा विकास कर सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जून सचमुच मर जाएगा। कुल के एक महत्वपूर्ण युवा शिष्य होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से सुरक्षात्मक खजाने दिए गए थे, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। धिक्कार है। बूढ़ा दानव विंडराइजर इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दांत पीस लिए। जांच करो, बूढ़ा दानव विंडराइजर गुस्से से चिल्लाया। जांच करो और पता लगाओ कि यंग फ्लेम जून की मौत कैसे हुई।